हेलो, राधे राधे, राम राम सभी के लिए। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग एमएड सेकंड सेमेस्टर के लिए पढ़ रहे हैं यहाँ पर। और ये एमएड सेकंड सेमेस्टर का जो पेपर 203 है, उसके लिए हम लोग यहाँ देख रहे हैं 204 हो चुका है, ये 203 है, जिसकी फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड यूनिट हम लोग देख चुके हैं। आप लोग नहीं देखी हो तो आप देख लीजिएगा, वीडियो सारी पड़ी हुई है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं यूनिट 4 और यूनिट 5। ये दोनों यूनिट आज हम ऐसे देखेंगे और इस तरह से आपका ये पेपर 203 आज कंप्लीट हो जाएगा। फिर कल से 202 को स्टार्ट हम लोग करेंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम है। और जैसा कि परीक्षा नियंत्रक जी ने कहा है कि आपके एग्ज़ाम जुलाई के फर्स्ट वीक में होने, फर्स्ट में हो या सेकंड में होने तो हैं एग्ज़ाम ना, जल्दी होने वाले हैं। कुल मिलाकर ये है कि अब आपका ये जो पेपर है ये पूरे हो जाने चाहिए। तो 203 यहाँ पर चल रहा है, ये आज ख़त्म हो जाएगा। फिर कल से हम 202 स्टार्ट कर देंगे, उसको भी जल्दी फ्री करके 2-3 दिन में फिर फर्स्ट को पकड़ेंगे ना, जिससे कि फिर अच्छी तरह से आपकी तैयारी हो जाए। चलिए चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए हुए आइए आगे बढ़ते हैं। एमएड वाले विद्यार्थियों, कमर कस लीजिए क्योंकि एग्ज़ाम बहुत निकट है। और हाँ, आपके एग्ज़ाम सब्जेक्टिव ही होने हैं, डिस्क्रिप्टिव होने, ठीक है, ऑब्जेक्टिव नहीं होने हैं। ओके, चलिए। और विधाता कुछ और ही चेंज कर दें तो पता नहीं है कि तुरंत ही चेंज ऐसा कुछ हो जाए, भगवान जाने क्या होगा। लेकिन अभी तक तो यही बात चल रही है और यही अधिसूचना यही निकाल दी है कि एग्ज़ाम कैसे होंगे, डिस्क्रिप्टिव होंगे। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं यूनिट 4 और 5 को पढ़ते हैं, 203 की यूनिट को। देखिए, यहाँ से यूनिट 4 स्टार्ट होती है, इकाई 4 का स्टार्ट होती है। इसका नाम है पाठ्यक्रम का कार्य संपादन, अधिगम अनुभव तथा अन्य महत्वपूर्ण अवधारणाएं या आवश्यकताएं। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम ट्रांजेक्शन, एप्रोप्रिएट लर्निंग, एक्सपीरियंस एंड इसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर ट्रांजेक्शंस। ठीक है, ये है इसका। अब इसमें प्रश्न देखो आप, पाठ्यक्रम मूल्यांकन के कार्य संपादन पर लिखिए। तो मुख्य प्रश्न क्या है? मुख्य प्रश्न ये है इसका कि मूल्यांकन के कार्य संपादन पर लेख लिखना है। किसके मूल्यांकन के कार्य संपादन? पाठ्यक्रम मूल्यांकन के कार्य संपादन पर। यानी कि पाठ्यक्रम कैसा हो और पाठ्यक्रम जो आप बना दे रहे हो ना, करिकुलम जो आपने बना दिया है ना, उसका मूल्यांकन कैसे किया जाए, उसमें कौन कौन सी प्रोसेस हो, उसमें कौन कौन इन्वॉल्व हो, कैसे सारा कार्य किया जाए जिससे उसका एवेल्यूशन बहुत अच्छी तरह से हो पाए। तो इसमें वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बतानी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहले तो ये देखिए, मूल्यांकन क्यों करते हैं? आप दिमाग लगाइए, सोचिए, मूल्यांकन क्यों किया जाता है? मूल्यांकन इसलिए किया जाता है ताकि हम बच्चे की उपलब्धियों का जांच कर पाएँ, बच्चे की उपलब्धियों को हम देख पाएँ कि इसने वास्तव में हमने जो पढ़ाया था, इसने उसको गेन किया है, नहीं इसने उसको अचीव किया है या नहीं किया, या हमारी कही हुई बात को बच्चा समझ पाया या नहीं समझ पाया, उसी का तो हम लोग मूल्यांकन करते हैं, है ना। यानी कि बच्चे की जांच पड़ताल करते हैं ना, कितना सीखा कितना नहीं सीखा, हमारा सीखा हुआ कहीं बेकार तो नहीं चला गया, इसलिए तो देखते हैं ना। तो बस यही है। तो पाठ्यक्रम का जब मूल्यांकन किया जाता है ना, तो इस पाठ्यक्रम के मूल्यांकन में जितना कार्य किया जाता है, वही कार्य यहाँ पर आपको बताना है कि कैसे कैसे आप करोगे। सबसे पहले क्या करोगे, उसके बाद क्या करोगे, फिर क्या करोगे, फिर क्या करोगे, और इसमें कितने लोगों को आप इन्वॉल्व करोगे, कौन कौन से लोग इसमें भागीदारी दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वही सारी बातें हैं। देखिए, फर्स्ट लाइन से स्टार्ट कीजिए पढ़ना। विद्यार्थी अधिगम में सुधार करने की आवश्यकता होती है। अधिगम का मतलब क्या होता है? सीखना। हाँ, विद्यार्थी अधिगम में सुधार करने की आवश्यकता होती है, इसलिए शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए पाठ्यक्रम का मूल्यांकन आवश्यक है। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए आपने विद्यार्थी को कुछ पढ़ाया, आपके सामने तो उसने कह दिया हाँ सर जी मुझे समझ आ गया, हाँ मैम मुझे समझ आ गया, लेकिन जब आपने उसका परीक्षण किया, जब आपने उसका टेस्ट लिया तो बच्चा नहीं बता पाया। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि आप उसे सही से बता नहीं पाए। तो आपको क्या करना है? अब आपको अपने टीचिंग स्किल में चेंजिंग लानी है, आपको अपना टीएलएम चेंज करना है, आपको पढ़ाने का तरीका चेंज करना है, आपको शिक्षण विधि चेंज करनी है अपनी। अगर आप शिक्षण विधि चेंज करोगे तो फिर बालक को दोबारा समझाओगे तो वो समझ पाएगा। यदि फिर भी शिक्षण विधि से समझ नहीं आ रहा है तो पाठ्यक्रम को बदला जाएगा, ये जो विद्यार्थी को समझ आए उस तरह का करिकुलम रखना होता है। तो मतलब शिक्षा में सुधार के लिए किसी भी तरह से हो, एनी हाउ बच्चों को समझ आना चाहिए, जो आप उसको समझा रहे हो वो उसको आना ही चाहिए समझ। तो शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए पाठ्यक्रम का मूल्यांकन आवश्यक है।
और मूल्यांकन में कौन कौन से कार्य होते हैं वो यहाँ पर बताए गए हैं। पहला देखिए, शिक्षा शास्त्रीय प्रक्रियाओं के बारे में सूचना प्रदान करना, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पेडागोजिकल प्रोसेस। तो इसे पढ़िए आप। इसमें क्या होता है, इसमें शिक्षा शास्त्रीय प्रक्रियाएं विद्यार्थियों की रुचियों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप परिवर्तनशील होती हैं। ओके, यानी कि बच्चा जो शिक्षा ग्रहण कर रहा है या फिर आप जो शिक्षा ग्रहण करा रहे हो बच्चों को, तो वो शिक्षा वो तभी ग्रहण कर पाएगा जब उसकी उसमें इंटरेस्ट होगा, जब उसकी आवश्यकता होगी। और ये रुचि और आवश्यकता होती है परिवर्तनशील होते हैं, इसलिए करिकुलम को भी परिवर्तित किया जाना चाहिए। एक बार नहीं, जब इसकी ज़रूरत पड़े तब तब इसका परिवर्तन होना चाहिए। इसलिए तो ये बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, NCERT, कोठारिया, ये सब, इन लोगों ने भी तो ये किया, करिकुलम को बार बार बदला ना, जिससे कि जैसे जैसे समय बढ़ता है ना, बच्चे का माइंड भी परिवर्तित होता जाता है। ऐसा तो है नहीं कि जो 100 साल पहले लोग हुआ करते थे अब भी उसी तरह का माइंड उन बच्चों का हो। अब बहुत सारी व्याधियाँ मन में घुस गई हैं, बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। तो बच्चे के रुचियों के अनुरूप, उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप करिकुलम को बदलते रहना चाहिए। ठीक है, तो यही इसमें इस तरह से ही बताया है। तो आगे देखिए, इसे आप पढ़ लोगे ना लाइन बाय लाइन तो आपको सही लगेगा। दूसरा देखिए, निर्णय लेना सुविधाजनक बनाना, पाठ्यक्रम व इसके तत्वों के बारे में निर्णय लेने को सुविधाजनक बनाना है। मतलब मूल्यांकन क्या करता है, मूल्यांकन ये करता है कि जब आप बच्चे की उपलब्धियों का मूल्यांकन कर लेते हो तो ये पाठ्यक्रम के सारे तत्वों को समझा देता है आपको। हाँ, और आपको ये दिखा देता है कि जैसे आपने एक बच्चे को पढ़ाया और आपने बच्चे का मूल्यांकन कर लिया, तो अब आपको समझ आ गया कि बच्चों को हमने A से Z तक पढ़ाया था, लेकिन बच्चा अटक गया A से T पर ही अटक गया। तो भैया अब हमको क्या करना चाहिए, अब हमें ये समझना चाहिए कि जो T से आगे की जो प्रक्रिया है ना, उसके लिए हमें एक अलग करिकुलम का निर्माण करना पड़ेगा, जिससे बच्चों को सुविधा लगे और वो आराम से सीख जाए, बच्चों को सुविधा लगे और आराम से वो सीख जाए। तो टीचर ने निर्णय ले लिया, टीचर ने अब निर्णय ले लिया कि भाई मैं अपने इस पाठ्यक्रम को थोड़ा सा बदल दूंगा। अब क्या, पाठ्यक्रम तत्वों के बारे में तो निर्णय लिया क्योंकि वो Z तक पहुंच ही नहीं पा रहा था, इसलिए अब T से Z तक जाने के लिए कुछ ऐसा पाठ्यक्रम निर्माण करो जिससे बच्चा वहाँ तक आराम से पहुँच जाए। तो ये सुविधाजनक बनाता है। ठीक है, पाठ्यक्रम व इसके तत्वों के बारे में निर्णय लेने को सुविधाजनक बनाता है। क्या बनाता है, मूल्यांकन। यदि मूल्यांकन नहीं करता टीचर उस बच्चे का और टीचर को नहीं पता चलता कि A से Z तक ये जा ही नहीं पा रहा है, केवल A से T तक पहुंच पा रहा है, यदि मूल्यांकन के द्वारा ये नहीं पता पड़ता तो टीचर फिर नए पाठ्यक्रम के बारे में कैसे नहीं सोचता ना। इसलिए ये क्या है, ये मूल्यांकन क्या करता है, निर्णय लेना सुविधाजनक बनाता है। ठीक है, आगे देखिए, पाठ्यक्रम में विकास व परिवर्तन। अब भैया जैसे जैसे समय बदलता है, विकास और परिवर्तन करना बड़ा आवश्यक पड़ जाता है। यदि आप करिकुलम में विकास और परिवर्तन नहीं करोगे, चेंजिंग नहीं करोगे, तो आप परंपरागत पद्धति को आप ले लो। पहले गुरुकुल हुआ करते थे, बड़े बड़े गुरुदेव पढ़ाया करते थे, श्रुतियों के द्वारा स्मरण कराया जाता था, सब कुछ ध्यान कराया जाता था। लेकिन आज के टाइम वो नहीं है, आज रटने पर जोर नहीं दिया जाता है, आज जोर दिया जाता है आप सीखो, आप ज्ञान को समझो, है ना, केवल ऊपरी बातें ना करो। तो जैसे जैसे समय बढ़ता है ना, करिकुलम में परिवर्तन होना अति आवश्यक होता है। आगे देखिए, पाठ्यक्रम की शक्तियों और कमजोरियों को जानना। मूल्यांकन के द्वारा पाठ्यक्रम की शक्तियों और कमजोरियों को भी आराम से जाना जा सकता है। ओके, देखिए, अधिगम के लिए उत्पादक पथ दिखाना। अधिगम यानी सीखने के लिए उत्पादक पथ दिखाना। उत्पादक पथ इन द सेंस प्रोडक्टिव पाथवे, यानी कि कोई बच्चा सीख रहा है, या हम या आप हों या कोई भी हो, यदि हम लोग कुछ सीख रहे हैं, उस सीखने के बाद जो व्यवहार में परिवर्तन होगा और उससे कुछ प्रोडक्टिविटी होगी, यानी कि कुछ अच्छा होगा, तब तो भाई आपका अधिगम है, नहीं तो बेकार है। अब प्रोडक्टिविटी कैसी भी हो सकती है, यूजफुल भी और हार्मफुल भी, दोनों में से कैसी भी हो सकती है। तो ये मूल्यांकन जो होता है ना, ये अधिगम के लिए उत्पादक पथ को दिखाता है कि आपने बच्चे का मूल्यांकन किया, या आपने हमारा मूल्यांकन किया, या हमने आपका मूल्यांकन किया, हमने देख लिया कि आपने भली भांति सही से पढ़ा नहीं है, तो अब क्या होगा, अब दूसरा कुछ करके, दूसरा रास्ता अपनाकर हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखो इसमें लाइन बाय लाइन आप पढ़ लोगे तो ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा, वैसे अपने हिसाब से इनको लिख देना। ठीक है, अपने हिसाब से। छठवां देखिए, विद्यार्थियों के द्वारा क्षेत्रों की शक्तियों कमजोरियों की खोज करना।
विद्यार्थियों के द्वारा, पढ़ के देखिए इसको, विद्यार्थियों के द्वारा क्षेत्रों की शक्तियों व कमजोरियों की खोज करना। पाठ्यक्रम ये विद्यार्थियों के द्वारा क्षेत्रों की शक्तियों एवं कमजोरी से संबंधित सूचना प्रदान करता है। क्या? मूल्यांकन। सब मूल्यांकन के बारे में बात चल रही है, ठीक है। मूल्यांकन के कार्य संपादन के बारे में बात चल रही है सारी है। तो यह विद्यार्थियों के द्वारा क्षेत्रों की शक्तियों एवं कमजोरियों से संबंधित सूचना प्रदान करता है। ऐसी सूचना का क्रमबद्ध संग्रह तथा इसका प्रयोग और कुछ नहीं अपितु सूक्ष्म संदर्भ में पाठ्यक्रम मूल्यांकन प्रक्रिया है। ओके, लाइन बाई लाइन पढ़ना बड़ा मुश्किल है भाई। तो देखिए यहाँ पर आप ये सारी चीज़ लिख दोगे पाठ्यक्रम मूल्यांकन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ है यहाँ पर लिख दोगे कि उसका कार्य क्या क्या होता है, ठीक है। पाठ्यक्रम मूल्यांकन का कार्य क्या क्या होता है, जब कार्य पूरा हो जाएगा तभी तो संपादन होगा उसका। तो वही सब आप यहाँ पर लिख दोगे कि शिक्षा के महत्वपूर्ण तत्वों की खोज भी होती है इसमें, और अध्यापक के साथ इस बात में हिस्सा बांटना कि उन्हें क्या पढ़ाना चाहिए। टीचर भी तो सीख जाते हैं ना बच्चे को मूल्यांकन करके कि हमको क्या पढ़ाना बच्चों के लिए, और आप जो पढ़ा रहे हो उसकी प्रभावशीलता किस हद तक है बच्चों की लाइफ में, किस हद तक वो सीख पा रहे हैं, या फिर आपने जो अभी तक पढ़ाया है उससे बच्चे नहीं सीख रहा तो उसे अपडेट करो, नई नई चीज़ें खोज कर लो जिससे बच्चा उसमें रुचि ले, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। ओके, अब देखिए पाठ्यक्रम मूल्यांकन के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं। मुख्य स्रोत देखिए पाठ्यक्रम मूल्यांकन के, तो ये जो हाईलाइट किया हुआ है ना इसको आप पढ़ लेना बड़ी ध्यान से, ठीक है। पहले जो होता था ना, पहले ये होता था कि जब मूल्यांकन होता था पाठ्यक्रम का तो क्या चलता था वहाँ पर केवल निष्पत्ति मूल्यांकन होता था। पहले रिजल्ट देखा जाता था केवल कि तुमने 100 में से कितने अंक प्राप्त किए। पहले जब परंपरागत जो हुआ करता था तो उसमें क्या होता था, पहले देखते थे कि आपने 100 में से कितने अंक प्राप्त किए, तो आपने 100 में से 90 अंक प्राप्त किए, 70 प्राप्त किए, 80 प्राप्त किए, जो भी प्राप्त किए हैं तो उसको देख लिया करते थे। निष्पत्ति का मूल्यांकन होता था केवल, और किसी चीज़ पर जोर नहीं दिया जाता था, आपकी शारीरिक व्यवस्था पर, आपकी बौद्धिक व्यवस्था पर, किसी चीज़ पर नहीं, केवल आपके अंक देखे जाते थे। आपने चाहे किसी भी तरह से प्राप्त किया हो बस वही देखे जाते थे, उसी के आधार पर आपको होशियार और मध्यम और उससे निम्न का मान लिया जाता था कि आपकी बौद्धिक क्षमता कितनी है, ऐसा मान लिया जाता था। लेकिन जैसे जैसे समय बदल रहा है ना वैसे वैसे बहुत कुछ बदलता जा रहा है। आज टीचर या कोई भी आयोग ये नहीं चाहता कि विद्यार्थी का केवल आंकिक विकास हो, वो चाहते हैं विद्यार्थी का पूरी तरह से विकास हो, संपूर्ण विकास हो, सर्वांगीण विकास हो। वो संप्रेषण कौशल भी सीखे, वो शिक्षण और करना और करवाना भी सीखे, वो अधिगम शैलियाँ भी सीखे, वो सारी चीज़ें सीखे। ये सब टीचर भी चाहते हैं, हर बच्चा भी चाहता है। तो पाठ्यक्रम मूल्यांकन के जो स्रोत हैं ना वो इन्हीं से रिलेटेड हैं, ठीक है। वो स्रोत जो हैं वो इन्हीं से रिलेटेड हैं। तो देखिए इसमें क्या क्या लिखा है, पढ़िए ज़रा। कि पहले तो यही था कि पहले तो भैया ऐसा करते थे केवल रिजल्ट पर वो डिपेंड रहा करते थे और रिजल्ट को देखकर ही मूल्यांकन कर दिया करते थे। लेकिन अब केवल रिजल्ट नहीं, अब 360 डिग्री एंगल से पूरी तरह से बच्चे की जांच पड़ताल होती है, मूल्यांकन होता है कि इसने क्या खेला, इसने क्या खाया, इसकी पौष्टिकता कैसी है, और ये इसकी पढ़ाई कैसी है, इसकी बौद्धिकता कैसी, सारी चीज़ों का ध्यान दिया जाता है। तो अब मूल्यांकन ऐसे होता है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लेना और पढ़ते जाना इसको। ओके, ये देखिए यहाँ सूक्ष्म स्तर पर मूल्यांकन और यहाँ समष्टि स्तर पर मूल्यांकन हो रहा है। सूक्ष्म स्तर पर मूल्यांकन, अरे कहाँ गया भाई, ये देखिए यहाँ सूक्ष्म स्तर पर मूल्यांकन हो रहा है। समष्टि, सूक्ष्म मतलब बहुत छोटे रूप में मूल्यांकन जो किया जाता है, और समष्टि का मतलब है पूरे 360 डिग्री एंगल पर पूरी तरह से मूल्यांकन किया जाए। तो यहाँ सब चीज़ दे रखी है, ठीक है, देख लेना। अब देखिए पाठ्यक्रम मूल्यांकन विभिन्न स्रोत कौन कौन से हैं। आप पाठ्यक्रम का मूल्यांकन कैसे कर सकते हो, पहले तो विद्यार्थी के द्वारा। विद्यार्थी आपके सामने होगा तो आप उससे सूचना लोगे। सूचना कैसे लोगे, बेटा तुमने वो चीज़ जो पढ़ी थी उसके बारे में मुझे बताओ, तुम पूछोगे उससे, तो जितना हद तक बता पा रहा है तभी तो आप समझ पाओगे, उसका मूल्यांकन कर पाओगे। यदि विद्यार्थी को लगता है कि नहीं वो वाला पाठ मेरे समझ में नहीं आया, तो टीचर को समझ आ जाएगा कि हाँ वास्तव में उस पाठ में कुछ गड़बड़ी है, या फिर विद्यार्थी का जो मन है वो उस तक पहुंच नहीं पा रहा है, उसकी बुद्धिमत्ता उस तक नहीं पहुंच पा रही है, ऐसा भी सोच सकता है।
तो मूल्यांकन के जो विभिन्न स्रोत हैं ना, वो विद्यार्थी हैं, अध्यापक है। अध्यापक ने भी तो पूरे पाठ्यक्रम का मुआयना किया है, तो उसको भी तो सारी चीज़ें पता है ना। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। यहाँ देख लीजिए विद्यार्थी स्रोत कौन कौन से हो सकते हैं कि कोर्स का मूल्यांकन यदि शिक्षक करे, विद्यार्थी के कोर्स का मूल्यांकन करे तो समझ जाएगा, प्रायोगिक शिक्षण का मूल्यांकन करे तो समझ जाएगा। तो मूल्यांकन के स्रोत ही हैं, जैसे विद्यार्थी, अध्यापक और समाज है, आपके अभिभावक हैं और आप प्रशासनिक अधिकारी, ये सब स्रोत ही तो हैं किसके, पाठ्यक्रम का मूल्यांकन करने के लिए स्रोत ही तो है ये। ओके, तो आप देख लेना इसको। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ये देखिए इसमें आ गया प्रशासक हैं, विषय विशेषज्ञ हैं, क्योंकि यही लोग तो बताते हैं कि तुम्हारे पाठ्यक्रम में ये कमी है। अच्छा एक बात बताओ, एक पाठ्यक्रम ऐसा बना दो जिसमें को करिकुलर एक्टिविटीज़ बिल्कुल ना हो, सांस्कृतिक प्रोग्राम ना होते हों, केवल पढ़ाई 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 होती है, तो बच्चा बोर हो जाता है ना। अब बच्चा घर जाकर कहता है अपने घर वालों से कि क्या पढ़ने जाएँ, केवल पढ़ाई पढ़ाई पूरे दिन होती है, दिमाग दर्द कर जाता है। एक गाना भी गाओ तो गाने नहीं देते, कोई खेल खिलाते नहीं हैं, कुछ भी करते नहीं हैं, तो बच्चे परेशान हो जाते हैं ना। तो वहाँ अब वो घर पे जाके जब उन्होंने कहा कि ये सारी चीज़ नहीं है, तो माता पिता सोचते हैं क्यों ना हम स्कूल में जाकर उनसे बात करें। तब वो स्कूल में जाकर बात करते हैं कि आपके स्कूल में ऐसा कुछ होना चाहिए जिससे बच्चे आने के लिए तैयार रहें, आपके स्कूल में पढ़ने के लिए तैयार हैं, उनको अच्छा लगे। कुछ ऐसा करिए ताकि कुछ ऐसी एक्टिविटी जो सह शैक्षिक क्रियाएँ हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, उनको यहाँ पर करिए, तैयार करवाइए उनको, यहाँ पर बच्चों को करवाया करो उन क्रियाओं को, जिससे बच्चे यहाँ पर आने के लिए तैयार रहें हर वक्त। तो मतलब ये क्या है, अभिभावक घर से आए, आकर विद्यालय में उन्होंने ये सारी बातें कहीं। विद्यालय के जो पूरा सब लोग हैं, विद्यालय के जो पूरा स्टाफ है, उनको समझ आ गया कि हाँ ये जो अभिभावक हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं गार्जियन, हमको अब यहाँ पर अपने विद्यालय में पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद व्यवस्था भी करानी चाहिए। अब टीचरों ने ये सोच लिया, टीचर्स ये सारी बात समझ गए। मतलब क्या है, तो मतलब ये है कि अभिभावकों के द्वारा भी तो पाठ्यक्रम के बारे में इनको पता चल गया ना। तो जो पाठ्यक्रम के बारे में बता पाए आपको, जिनके द्वारा पाठ्यक्रम का आप मूल्यांकन कर पाओ, वही तो पाठ्यक्रम मूल्यांकन के स्रोत कहलाते हैं। तो आप प्रशासक के द्वारा भी कर पाओगे, विषय विशेषज्ञ के द्वारा भी, पाठ्यक्रम विशेषज्ञ के द्वारा भी, और जो नीति का निर्माण करते हैं उनके द्वारा तो होता ही होता है इसका। लेकिन सबसे जो बढ़िया होता है ना, वो बच्चे के द्वारा और अध्यापक के द्वारा होता है। सबसे अच्छा पाठ्यक्रम मूल्यांकन का स्रोत सबसे अच्छा बालक है, और कौन है, और अध्यापक है। ठीक है, देखिए कम्युनिटी के द्वारा भी आप कर सकते हो। कम्युनिटी आकर कहती है कि आपको अपने स्कूल में ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जो बीच में बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं, अब इनके द्वारा पाठ्यक्रम का मूल्यांकन इतना बढ़िया होता है कि इनसे जब पूछा जाए कि भैया तुमने स्कूल क्यों छोड़ दिया, क्या कारण रहा स्कूल छोड़ने का, तो अभी वो बात बताएंगे कि उस पाठ में हमको समझ आता नहीं था, या फिर वो टीचर समझाते थे हमको समझ आता नहीं था। ये सारी बात बताएंगे, ये उन उत्तरदायी कारणों को बताएंगे जिनकी वजह से इन्होंने स्कूल छोड़ा है ना। कि या तो हमें काम करने के लिए टाइम नहीं मिलता, या टीचर हमें डांटते हैं, या फिर हमें पढ़ाई समझ नहीं आती, या फिर हम खेल कूद करते हैं तो हम पर मार पड़ती है, या कुछ भी जो भी कारण होगा बताएंगे। यदि वो कारण सही लगते हैं तो हो सकता है आगे के करिकुलम में उनको ऐड कर दिया जाए। तो पाठ्यक्रम मूल्यांकन के ये सारे स्रोत हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अभी आपको एक बात बताऊं, ये जो आवाज़ सुन रहे हैं आप बड़ी तेज़ तेज़ आ रही है, इसकी लाउड स्पीकर की मोबाइल की आवाज़ है। एक्चुअली बात क्या है, एक लड़के को आशिकी हो गई है किसी से इसलिए वो गाना सुना रहा है उसको हमको नहीं पता, आपको ये बात बतानी चाहिए नहीं बतानी चाहिए, लेकिन हमने बता दी क्योंकि आवाज़ इतनी तेज़ आ रही है। उसको, उस मूर्ख को ये सोचना चाहिए कि हाँ कोई क्लास चल रही है या कुछ भी चल रहा है या कोई पढ़ रहा है तो कम से कम आवाज़ कम करनी चाहिए ना, लेकिन वो उसको सुना रहा है क्या, छोड़िए, अपनी अपनी फितरत है, क्या ही गाऊँ। उसको आशिकी बहुत उबाल मार रही है उसकी चलिए आप ये देखिए हाँ ये देखिए, छोड़िए बेकार की बातें हैं वो, उनमें ध्यान नहीं दीजिए, आप बच्चे लोग हो। ठीक है, ये देखिए अधिगम का प्रत्यय तथा परिभाषा है। अब ये अधिगम की बात हो रही है। अधिगम का मतलब क्या था, सीखना। अधिगम का मतलब क्या है, सीखना। केवल सीखना ही नहीं, आपने कुछ भी सीखा और सीखने के द्वारा आपके व्यवहार में परिवर्तन हो गया, आपका बिहेवियर बदल गया, वही अधिगम कहलाता है।
ओके, आपने कोई कार्य किया, उसके द्वारा आपके व्यवहार में परिवर्तन हो गया। अब वो परिवर्तन स्थायी भी हो सकते हैं, अस्थायी भी हो सकते हैं। स्थायी यानी कि कुछ समय के लिए स्थायी, अस्थायी यानी कि आए और गए वो परिवर्तन। ठीक है, तो अधिगम अधिगम के बारे में आप क्या है कि कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग है क्या। तो ये ध्यान रखना, व्यवहार में होने वाला जो परिवर्तन होता है वही अधिगम कहलाता है। अब एक बच्चा है जैसे, ठीक है, एक बच्चा है और वो बच्चा छोटा सा है अभी, और दीपक जल रहा है, दीपक की लौ के पास वो बालक पहुंच गया, दीपक की लौ के पास वो बालक पहुंच गया, और जैसे वो वहाँ पर पहुंचा उसने जलते हुए दीपक को छू लिया तो उसका हाथ जल गया। अब उसको समझ आ गया कि यहाँ मैं जाऊँगा तो मैं जल जाऊँगा, उसे समझ आ गया। लेकिन जब वो दोबारा पहुँचने लगा वहाँ, एक बार जलने के बाद भी दोबारा पहुँचने लगा, वो तो छोटा है, नहीं जान पा रहा है कुछ, दोबारा पहुँचने लगा तो वो कई बार सोचेगा कि मैं इसे पकड़ूँ या नहीं पकड़ूँ। लेकिन दोबारा जब पकड़ने की कोशिश करेगा तो उसके घर में से कोई कहेगा बेटा इसे नहीं छुओ, तुम जल जाओगे, पहले जले थे ना। तो इसमें दो चीज़ बात हो गई, एक तो उस बच्चे ने अपने किसी परिवार वाले से सीखा, उसकी सीख को थोड़ा मन में रख लिया कि हाँ मामा ने करी, नहीं जाना चाहिए, वो गलत जगह नहीं जाना चाहिए, तो समझने लगा वो थोड़ा थोड़ा। ठीक है, दूसरी बात ये उसने अपने अनुभव से सीखा। तो अधिगम क्या है, अधिगम अनुभव द्वारा, किसके द्वारा, अनुभव द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन है अधिगम। अधिगम क्या है, अनुभव के द्वारा, क्योंकि आपने अनुभव किया किसी चीज़ का, और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन या अस्थायी परिवर्तन, बोले तो अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। ठीक है, यहाँ पर बच्चे ने अपने अनुभव से भी सीखा, यहाँ पर बच्चे ने लर्निंग कैसे की, उसकी माँ ने कह दिया उससे भी उसने लर्निंग की, उससे भी सीखा, क्योंकि माँ की बात बच्चे सबसे पहले मानता है ना, छोटा होता है लेकिन माँ कहते हैं नो बेटा नो, तो बच्चा समझ जाता है हाँ कुछ गलत हो रहा है इसलिए माँ मना कर रही है। ठीक है, तो कोई ये जो हाईलाइट पॉइंट है इनको आप पढ़ लेना, बस ये समझ लीजिए हम हल्का हल्का समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अधिगम का मतलब होता है अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। ठीक है, और ये परिवर्तन अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि अच्छे ही अच्छा परिवर्तन होगा ना, बुरे भी हो सकते हैं। आप किसी की संगति में रहो तो बुरा इफेक्ट आपके ऊपर भी आएगा, नकारात्मक इफेक्ट आपके ऊपर भी पड़ेगा। ठीक है, जो हमें सही लगा उसमें हाईलाइट हमने कर दिया। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे, चलिए। और हाँ, जो अधिगम की प्रक्रिया है ना वो जन्म से मृत्यु तक चलती है, जन्म से मृत्यु तक, यानी कि व्यक्ति जब पैदा होता है ना तब से सीखता है, जब तक मरता तब तक सीखता रहता है, सीखना कभी ख़त्म नहीं होता। यदि आप में ज़रा भी सोच समझ है तो आप ज़िंदगी भर सीखते रहते हो, ज़िंदगी भर। तभी तो एक जो अच्छा इंसान होता है ना, यदि उससे कहा जाए कि आप बहुत होशियार हो तो वह हमेशा कहता है मैं भी सीख रहा हूँ, मुझे भी आता है, मैं सीख रहा हूँ। एक अच्छा टीचर तो हमेशा कहता है मैं सीख रहा हूँ अभी। तो ये गुण हर एक के अंदर विकसित नहीं होता है ना। चलो आगे चलते हैं हम लोग। ये देखिए, अब यहाँ पर अपने अपने जो परिभाषा दी हैं लोगों ने, जो बड़े बड़े विद्वान हुए इन लोगों ने परिभाषा दी हैं, और परिभाषा कैसी कैसी हैं यहाँ पर हमने थोड़ा हाईलाइट कर दिया इनको कि देखो गेट्स ने क्या कहा, बर्नार्ड ने क्या कहा, किंग्सले गैरी ने क्या कहा, प्रेसी ने क्या कहा, इन्होंने अपने अपने विचार यहाँ प्रस्तुत किए। गेट्स ने कहा कि अनुभव और प्रशिक्षण से व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। इन्होंने अनुभव और प्रशिक्षण को बता दिया कि इन दोनों के द्वारा यदि व्यवहार में परिवर्तन हो जाए तो वो अधिगम है। बर्नार्ड ने कह दिया क्रिया और अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होना। देख रहे हो, गेट्स ने कहा अनुभव प्रशिक्षण के द्वारा, बर्नार्ड ने कहा क्रिया और अनुभव के द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वो अधिगम है। तो इनने अपने अपने अनुसार कहा, ये हमने हाईलाइट कर दिया, आप देख लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो और आप फिर देख लेना, क्योंकि लाइन बाय लाइन पढ़ाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना, बहुत टाइम भी हो जाएगा। चलिए, यदि कुछ भी समझना है तो पूछ लेना। ओके, चलते हैं आगे। ये देखिए, अब यहाँ पर अधिगम की मुख्य विशेषताएं बताई हैं। ये एक और फिलोसफर हैं, इन्होंने अपने हिसाब से बोला अधिगम के लिए। वो ये अधिगम का जीवन चलने वाली प्रक्रिया है, ये तो है ही। आगे देखिए, अधिगम की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो अधिगम की विशेषताएं क्या क्या हैं। अधिगम का मतलब होता है सीखना। सीखने की विशेषता क्या क्या हो सकती है, सोच कर देखो, आंखें बंद करो, सोच कर देखो। सीखना क्या है, सीखना एक प्रोसेस है ना। सीखना ऐसा तो है नहीं है कि आज हुआ और बस सीख लिया और जीवन उतर गया, नहीं, ऐसा नहीं होता है, थोड़ा टाइम लगता है, एक प्रोसेस के थ्रू होता है।
हमने मन बनाया, मन बनाकर हम वहाँ गए या हमने उस चीज़ को पढ़ा तो हम धीरे धीरे समझने लगे और उसे हमने अपने अंतःकरण में धारण कर लिया। तो क्या एक प्रोसेस है ये, ठीक है। अधिगम की विशेषता क्या है कि अधिगम एक प्रोसेस होती है, एक प्रक्रिया है। ये अधिगम एक प्रक्रिया है, ये उत्पादन नहीं है, ये उत्पादन नहीं है, प्रोडक्ट नहीं है ये क्या एक प्रोसेस है, ठीक है। दूसरा देखिए, अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है। तो हम इतनी देर से तो हम यही बता रहे हैं कि अधिगम क्या है, व्यवहार में होने वाला परिवर्तन अधिगम है। अब देखिए, अब हमने दूसरी चीज़ एक और बताई थी, अनुभव के द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन आता, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है, उसे कहते हैं अधिगम। तो यहाँ इसी को थोड़ा खोल कर बता दिया गया है। अधिगम एक प्रक्रिया है, अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, अधिगम अनुभवों की नई व्यवस्था है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हम लोग फिर। हो गया, चलिए ये देखिए, अधिगम समायोजन है। बिल्कुल भैया, समायोजन तो बहुत ज़रूरी है। लर्निंग क्या है, एडजस्टमेंट है। एडजस्ट कर पाते हो आप, जब कुछ सीख लेते हो तो समझ जाते हो कि भाई इसके साथ भी हमको कुछ दिन बिताने हैं, और कुछ दिन बिताने तो प्यार से ही रह लो, काहे बुरा सुरा उनसे बोलो, हाँ, काहे लड़ाई झगड़ा करो। पांचवा देखिए, अधिगम उद्देश्य व लक्ष्य निर्देशित होता है। अधिगम कैसा होता है, उद्देश्यपूर्ण, यानी कि सीखने का कोई उद्देश्य होता है, एक लक्ष्य है। आप क्यों पढ़ रहे हो, सोचो, आप क्यों सीखना चाह रहे हो इस एमएड को, क्यों पढ़ना चाह रहे हो आप इसको। आप इसलिए पढ़ना चाह रहे हो क्योंकि आपका उद्देश्य ये है कि आप एमएड क्लियर कर जाओ, है ना। हम लोग का उद्देश्य क्या है, हम लोग का उद्देश्य ये है कि हम पढ़ाएं, आप एमएड क्लियर कर जाओ। उद्देश्य ये तो है। लक्ष्य निर्धारित क्या है, हम लक्ष्य ये तो निर्धारित कर रखा है कि भाई एमएड हो जाएगा तो उसके बाद अपना कहीं जॉब वॉब देखेंगे, नहीं तो नेट क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद अपना जॉब अच्छी तरह लगाएंगे, प्रोफेसर वगैरह बनेंगे कुछ, ठीक है। तो यही सब कुछ ना कुछ तो उद्देश्य रखा है ना। सीखना लोग तभी तो सीखते हैं जब कोई उद्देश्य निर्धारित कर लेते हैं कि भाई चलो हम सीखेंगे। अच्छा, एक बात और आपको बताऊं, ऐसा नहीं है कि हर सीखने के लिए कोई उद्देश्य ही तैयार रहता हो, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि बच्चे तो यूं ही सीखते हैं, यूं ही सीखते चले जाते हैं, उनका कोई उद्देश्य नहीं होता, लेकिन सीखते चले जाते हैं, सीखते चले जाते हैं, खेल खेल में किसी भी तरह से, ओके। लेकिन जब आप बड़े हो जाते हो ना, तो आपका एक उद्देश्य बन जाता है कि मुझे इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये लर्निंग करनी है, ये सीखना है, मुझे एमएड करने के लिए मुझे पढ़ना ही पड़ेगा, मेरा उद्देश्य है ये, और पढ़ना पड़े तो सीखना होगा भी, है ना। तो इस तरह से आगे देखिए, अधिगम व्यक्तिगत व सामाजिक आवश्यकताओं से संबंधित होता है, ये तो सही है ना। अधिगम सक्रिय होता है, बिल्कुल। लर्निंग क्या है, एक एक्टिव प्रोसेस है। यदि आप एक्टिव होकर इसे नहीं करोगे, एक्टिव होकर आप कुछ भी ज्ञान का अर्जन नहीं करोगे, कोई बात नहीं समझोगे, तो आप नहीं सीख पाओगे, ओके। और अधिगम सार्वभौमिक होता है भैया, हर दिशा में हर जगह पर ये अधिगम होता ही होता है। आप आकाश को भी देख रहे हो तो भी उससे कुछ ना कुछ सीखोगे। अधिगम स्थानांतरित होता है। अधिगम सीखना क्या है, स्थानांतरित होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है। मतलब ये नहीं कि इसके पैर लग जाते हों, ऐसे स्थानांतरित होता है, ऐसे नहीं है। स्थानांतरण का मतलब ये है कि आपने अभी साइकिल चलाना सीखा, ठीक है, यानी कि इसको अधिगम किया आपने साइकिल चलाना सीखा, और फिर क्या हुआ, फिर अचानक से आपको स्कूटर चलाना पड़ा या बाइक चलानी पड़ी। आप अभी तो साइकिल चलाते थे, आपने स्कूटर चलाना कभी सीखा ही नहीं था, लेकिन जब आपने इस साइकिल चलाना सीख लिया आपने अच्छी तरह से, तभी आपके हाथ में आ गया स्कूटर, है ना। स्कूटर यहाँ आ गया, आपने सोच लिया कि यहाँ 2 हैंडल होते हैं, या साइकिल में होते हैं ऐसे 2 हैंडल होते हैं, और बीच में एक सीट होती है, पीछे पहिया होता है, नीचे दरपहिया होता है। हैंडल को कैसे साधना है, जैसे मैंने साइकिल साधी थी वैसे स्कूटर साध लूँगा। तो आपने जो अधिगम यहाँ किया था, साइकिल के लिए किया था, आपने जो सीखा था साइकिल चलाने में कि साइकिल ऐसे चलती है, उसका स्थानांतरण, उस सीखने का स्थानांतरण आप यहाँ कर दोगे मोटरसाइकिल पर, कि जैसे साइकिल चलते हैं वैसे मोटरसाइकिल चलाना होगा, बस थोड़ा सा चेंजिंग होगी, ठीक है। तो ये होगा अधिगम का स्थानांतरण, यानी कि आपने एक जगह एक चीज़ सीखी, उसका दूसरी जगह उपयोग कर दिया, ठीक है। तो आप सीख गए इस तरह, ओके। 10वां देखिए, अधिगम प्रगति और विकास है, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे देखिए, अधिगम से आप क्या समझते हैं, अधिगम की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। अब अधिगम से आप क्या समझते हैं, ये तो इतनी देर से आप समझ ही रहे थे कि क्या क्या समझते हैं, लेकिन अब यहाँ मुख्य प्रश्न क्या है, विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए, जिसकी बहुत सारी प्रोसेस है ना कि कैसे कैसे अधिगम होता है, तो वो अब आगे वाले पेज में आपको मिलेगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए। अब ये देखिए, यहाँ पर ये अधिगम की परिभाषा इन्होंने अपने आप दी है, सब लोगों ने अपने अपने हिसाब से, जो अभी हम सब पढ़ चुके हैं ना अधिगम की परिभाषाओं के बारे में, तो वही है, कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं है, तो दोबारा पढ़ने से कोई मतलब नहीं बनता। यहाँ तक परिभाषाएं हैं, यहाँ तक, ठीक है। अब अधिगम की कुछ
विधियां हैं जो अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं। ठीक है, अधिगम को प्रभावित करने का मतलब क्या है? सीखने को जो प्रभावित करे, सीखने को जो प्रभावित करे। अब देखो, आप कोई चीज़ सीख रहे हो, लेकिन जब आप बार बार अभ्यास करते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो आप बहुत जल्दी सीख जाते हो। क्योंकि भाई कहते हैं ना, करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जात से सिल पर पड़त निशान, है ना। आप किसी चीज़ का अभ्यास लगातार बार बार करते हो तो आप उसको बहुत जल्दी सीख जाते हो। और दूसरा क्या, तो ये अधिगम की विधि तो है, सीखने की क्रिया ही तो, सीखने की प्रक्रिया ही तो है, प्रोसेस ही तो है उसकी। दूसरा क्या, करके सीखना। इसमें बच्चा सबसे जल्दी सीखता है, लर्निंग बाय डूइंग, अपने हाथों से करके सीखता है। कोई भी काम अपने हाथों से बच्चा करता है वो जल्दी सीख जाता है। एक बात तो आप केवल किताबों में पढ़ाते रहोगे कि बेटा यदि आपको कुछ बनाना है ना, तो उसके लिए जैसे आपको कोई चित्र बनाना है, भगत सिंह का चित्र बनाना है, पहले आपको मार्केट से कागज लाना पड़ेगा, नीचे लगाने के लिए दफ्ती लानी पड़ेगी, पेंट लाना पड़ेगा, आप और फिर आपको ऐसे बनाना है वैसे बनाना, आप 100 तरह की बात करोगे। लेकिन इसे करने के जगह आप क्या करो, बच्चे के हाथ में वही पेपर पेन ये सारी चीज़ें दे दो और कहो बेटा बनाओ। तो अपने हाथों से जब बनाएगा तो इसे एक एक चीज़ के बारे में पता रहेगा कि हाँ कौन सी चीज़ कहाँ से लाई जाती है, कौन सी चीज़ कैसे बनाई जाती है। बच्चे से कह दो बेटा आज आपको ये काम करना है, जैसे आपको एक फ्लावर पॉट बनाना है, इसके लिए फूल वगैरह सब व्यवस्था करना। तो बच्चा अपने यहाँ से फूल लेकर आएगा, एक फ्लावर पॉट लेकर आएगा, बहुत सारी चीज़ लेकर आएगा और बढ़िया तरह से बना के तैयार कर देगा। अब बच्चा उसके बारे में एक एक चीज़ जानता है क्योंकि उसने अपने हाथों से किया है। तो बच्चे कैसे ज़्यादा सीखते हैं, करके सीखते हैं ना। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग सीखते हैं। तो ये भी तो अधिगम प्रक्रिया का एक प्रोसेस है, ये भी तो प्रभावित करती है अधिगम को। यदि बच्चा ज़्यादा करता तो ज़्यादा सीख जाता है, कम करता तो कम सीख पाता है। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस हैं जो बड़ी ईजी हैं और बहुत अच्छी हैं। सूझबूझ द्वारा सीखना, सीखने की विधियाँ, सुनना, समसामयिक परीक्षाएँ, पूर्ण तथा अंश विधि। पूर्ण तथा अंश विधि क्या होता है? पूर्ण का यानी पूर्ण विधि, अंश विधि यानी कि छोटी विधि के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे बच्चा अपनी सूझबूझ लगाता है अच्छी तरह से और अच्छे परिणाम निकालने की बहुत कोशिश करता है। ओके, और आपको पता ही है जहाँ पूर्णता है तो पूर्णता तो सबसे अच्छी होगी ही। तो पूर्ण विधि के द्वारा बच्चा ज़्यादा अच्छी तरह सीख जाता है क्योंकि उसमें लग जाता है वो हर तरह। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे चलते हैं। देखिए यहाँ तो बिल्कुल अंधेरा सा हो गया। अब ये देखिए पथ प्रदर्शन तथा संकेत, गाइडेंस एंड क्लोज। अब ये देखिए आगे प्रश्न नंबर 6, सहकारी अधिगम का अर्थ क्या है? सहकारी का मतलब होता है एक साथ मिलकर काम करना, एक साथ मिलकर काम करना। और विद्यार्थी केवल स्वयं अपने ही परिवार के लोगों के साथ नहीं बल्कि अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने समाज के साथ मिलकर काम करता है। तो वही सहकारी अधिगम कहलाता है, यानी कि एक साथ मिलकर सीखना, पूरी तरह से एक दूसरे के साथ परस्पर सहयोग की भावना रखना। हर विद्यार्थी जैसे रखता है, अधिकतर विद्यार्थी तो रखते हैं, लेकिन 2-4 ऐसे होते हैं जो बस एक दूसरे से लड़ते भिड़ते रहते हैं और कुछ नहीं करते। ठीक है, तो वही सहकारी अधिगम के बारे में बताया गया यहाँ पर कि कोऑपरेटिव लर्निंग क्या होती है। एक साथ मिलकर पढ़ना लिखना, एक दूसरे का सहयोग करना, एक दूसरे के हेल्प हर तरह से करना। ठीक है, अपने मित्र का साथ देना। तो ये सारी चीज़ें हैं। सहकारी अधिगम की विशेषता क्या याद रखी हैं? अच्छा, जो सहकारी अधिगम होता है ना, देखिए सहकारी अधिगम जो होता है वो विषय एवं अध्यापक केंद्रित बनाने की अपेक्षा छात्र केंद्रित बनाने पर जोर देता है। क्योंकि यहाँ पर क्या कोऑपरेटिव लर्निंग है। कोऑपरेटिव लर्निंग में बच्चे होंगे, पूरा ग्रुप होगा बच्चों का, होगा ना, बच्चे बहुत सारे बच्चे हैं। अब यहाँ पर टीचर जो होगा वो इनको देखेगा कि ये क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो ये सहकारी अधिगम जो होता है, सहकारी मतलब इन बच्चे एक साथ जो सब कर रहे हैं, इनका जो सीखना हो रहा है, कोई खेल खेल रहे हैं तो सीख ही तो रहे हैं, कुछ भी करना सीख तो रहे हैं एक साथ मिलकर। तो अध्यापक अब इनको देखता है। ठीक है, तो मतलब सारी विधि ये है कि ये जो सहकारी अधिगम है ये छात्र केंद्रित होता है, चाइल्ड सेंटर्ड होता है। ये अध्यापक केंद्रित नहीं होता है, विषय केंद्रित नहीं होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ इसमें दे रखी हैं। इससे विद्यार्थी चिंता मुक्त रहता है, सहयोगपूर्ण अधिगम सीखता है। शिक्षक को छात्रों के साथ इसमें ऐसा एक मित्र की तरह व्यवहार करना चाहिए, मित्र की तरह, मार्गदर्शक की तरह, सहयोगी की तरह ऐसे व्यवहार करता है तो शिक्षक भी बच्चों की हर प्रकार की लर्निंग का मुआयना अच्छी तरह कर सकता है। ठीक है, वही सब बात यहाँ दे रखी हैं। आगे बढ़ें, चलिए।
ये देखिए, अब यहाँ सहकारी अधिगम के अंग दे रखे हैं, कंपोनेंट्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग। तो क्या क्या अंग हो सकते हैं सहकारी अधिगम के? देखिए, मतलब ये है कि सहकारी अधिगम कैसे कैसे हो सकता है, कोऑपरेटिव लर्निंग कैसे कैसे हो सकती है। तो भैया खेल द्वारा अधिगम, बच्चे इकट्ठे होकर खेल खेलते हैं, कोई भी, आप भी खेलते होंगे, खो खो वगैरह खेलते होंगे ना सब। तो भाई खेल के द्वारा, अब चलो खेल के द्वारा अधिगम जो होता है वो अकेले भी हो सकता है, लर्निंग बाई प्लेइंग अकेले भी हो सकता है। हम कोई खिलौना बनाना शुरू कर दें, जैसे हम कोई भी छोटे बच्चे थे बनाया करते थे, हमारे टीचर बोला करते हम लोग बनाकर लेके जाते थे, है ना। तो ऐसे ही बच्चे आजकल छोटे छोटे बच्चे अपने हाथों से मिट्टी के खिलौने बनाते हैं। तो एक तो उन्हें कला संबंधी अधिगम भी हो रहा है, दूसरा उनके अंदर कौशलों का विकास भी हो रहा है, तीसरा वो अपने आप कर रहे हैं तो वो सीख पा रहे हैं अच्छी तरह से, खेल खेल में सीख रहे हैं। मिट्टी की मूर्ति खेल खेल में बनाते हैं खिलौने और सीख जाते हैं। तो भैया ये सहकारी अधिगम का एक अंग है, ठीक है। बच्चे बैठे हैं, 2-4 बच्चे बैठे हैं, आपस में खिलौने बना रखे। अब देखिए दूसरा, देखिए समूह द्वारा सीखना। आपको एक बात पहले क्लियर कर दूं कि आप जितना भी इसमें पढ़ोगे ना, सब लगभग सब एक सा ही है, कुछ भी स्पेशल नहीं है, सब एक सा ही है। इसलिए हमने कहा था कि समझाने से कोई मतलब नहीं, सब एक सा है, 2-4 ही शब्दों में अंतर होगा, बाकी सब एक जैसा ही लगता है। इसलिए इसको तो बस एक एक बार अपनी आंखों के सामने से निकाल दो, इतना बहुत है, ठीक है। कुछ भी इसमें स्पेशल नहीं है, कुछ स्पेशल जब भी लगेगा हम आपको खुद बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ सहकारी अधिगम के अंग हो सकते हैं, समूह द्वारा सीख सकता है बच्चा, खेल द्वारा अधिगम कर सकता है, सामूहिक प्रतियोगिताओं द्वारा अधिगम कर सकता है, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा बच्चा बहुत सीखता है, शैक्षिक प्रदर्शन द्वारा बच्चा बहुत सीखता है, ठीक है। देखिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए अब देखो, मेले और प्रदर्शनी लगा दी जाती है, या फिर बच्चों को टूर पर ले जाया जाता है, बच्चे सीखते हैं ना वहाँ से, बच्चे सीखते तो हैं। तो टूर पर भी बच्चा अकेला थोड़ा ना जाएगा, या मेला वगैरह लगेगा तो अकेला थोड़ा ना होगा बच्चा उसमें। ये सहकारी अधिगम ही तो है, सब लोगों के साथ मिलकर बच्चा वहाँ पर रहता है और सीखता है, ठीक है। ये सब सहकारी अधिगम की श्रेणी में ही आता है, ठीक है। 7वां देखिए, पाठ्यक्रम सूचना प्रदान तकनीकी। तो ये पाठ्यक्रम सूचना प्रदान तकनीकी के विभिन्न मॉडल कौन कौन से हैं, तो ये मॉडलों के नाम बताने हैं। तो मॉडल मुख्य रूप से 2 टाइप के हैं, ठीक है, क्योंकि पाठ्यक्रम से रिलेटेड मॉडल के बारे में बात कर रहे हैं कि सूचना प्रदान तकनीकी के कौन कौन से मॉडल हैं। तो 2 मॉडल हैं मुख्य रूप से, एक तो वैज्ञानिक मॉडल है और दूसरा गैर वैज्ञानिक मॉडल है, ओके। या कहो कि तकनीकी मॉडल और गैर तकनीकी मॉडल। तो तकनीकी मॉडल तो वो हैं जो बुद्धि से रिलेटेड काम करते हैं, जो बुद्धि और तार्किक को सबसे ऊपर मानते हैं। तकनीकी मॉडल कौन कौन से हैं? बुद्धि और तार्किकता को ऊपर मानते हैं, यानी कि आपकी बौद्धिकता के अनुसार आप कैसा अधिगम कर पा रहे हो, कैसा पढ़ पा रहे हो, या फिर कैसे पाठ्यक्रम का निर्माण कर पा रहे हो, और उसमें तर्क वितर्क है या नहीं है। तो जो बौद्धिक और तार्किक उपागम को श्रेष्ठ मानकर जिन मॉडलों का निर्माण किया जाता है वो तकनीकी और वैज्ञानिक मॉडल में आते हैं। वो किस में आते हैं? पाठ्यक्रम के तकनीकी और वैज्ञानिक मॉडल में आते हैं। कौन से वाले आते हैं? जिनमें बौद्धिक और तार्किक उपागम को श्रेष्ठ माना जाता है, वही पाठ्यक्रम के तकनीकी वैज्ञानिक मॉडल में आते हैं, ठीक है। अब इन मॉडलों के बारे में कुछ ऐसे लोग हुए जिन्होंने इनके बारे में बताया, कुछ वैज्ञानिक हुए जिन्होंने इनके बारे में बताया। तो एक था टायलर, ठीक है, टायलर ने इसके बारे में बताया। देखिए ये सारी चीज़ें टायलर ने बताई, वो सब यहाँ लिखा हुआ है, ओके, देख लीजिए आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो एक तो होता है तकनीकी मॉडल, दूसरा होता है गैर तकनीकी मॉडल। तो तकनीकी मॉडल में जितने भी है ना, ये ध्यान रखना कि तकनीकी मॉडल में क्या है, 2 चीज़ को श्रेष्ठ माना है, 2 चीज़ को ऊपर माना है, बौद्धिक आधार लिया है और तार्किक उपागम लिए हैं। ये दोनों चीज़ें किस में आती हैं? तकनीकी और वैज्ञानिक मॉडल में आती हैं, ठीक है। और इसमें इनके बारे में जिनने बताया, ये वैज्ञानिक मॉडल जिन जिन लोगों ने प्रस्तुत किए अपने अपने हिसाब से कि वैज्ञानिक मॉडल में, तार्किक मॉडल में क्या क्या होना चाहिए, तो वो ये उनके नाम हैं, ठीक है। टायलर का पाठ्यक्रम मूल्यांकन मॉडल। आगे देखिए, इसके अलावा और भी हैं भी, ये देखिए, यहाँ पर हिल्दा तबा का व्यापक मूल्यांकन मॉडल। ये सब किस में आ रहे हैं? ये सब उसी में आ रहे हैं, ठीक है, टेक्निकल में ही आ रहे हैं, उसमें वैज्ञानिक जो साइंटिफिक है उसी में आ रहे हैं। ये आप देख लीजिए इसमें और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बड़ा काला काला लग रहा है, क्या चक्कर है इसमें?
क्लियर नहीं दिख रहा है क्या? खींचा तो सही था, वैसे तो सही है, वैसे तो सब कुछ ठीक लग रहा है, दूर से दिख रहा है इसलिए ऐसा लग रहा है शायद। चलिए हाईलाइट करके आप देख लीजिएगा, सो हाई क्वालिटी करके देख लीजिएगा। लेकिन कल एक बच्चा बोल रहा था कि हाई क्वालिटी करके भी समझ नहीं आ रहा, पर हमने जब 2-3 मोबाइलों में देखा, चेंज कर करके देखा, तो हमको बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा था। फिर पता नहीं उस बच्चे ने क्यों कहा। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। ये देखिए, अब ये तीसरा मॉडल है किसका? ये भी तकनीकी वाला ही है, तीसरा मॉडल भी तकनीकी वाला ही है, ठीक है, तकनीक और वैज्ञानिक वाला भी। अच्छा, ये जो मॉडल है ना, ये देखिए, स्टफल बीन का जो संदर्भ, इसने स्टफल बीन जो हैं एक साइंटिस्ट हैं या फिलोसफर कहो या कुछ भी कहो, ये जो हैं इन्होंने एक ऐसा मॉडल प्रस्तुत किया था जिनमें मुख्य 3 चीज़ मानी थी। तो पहला था संदर्भ, दूसरा निवेश और तीसरा निर्माणात्मक मूल्यांकन। ठीक है, क्या था? संदर्भ, निवेश और उत्पादन मॉडल, 3 थे इसमें, संदर्भ, निवेश और उत्पादन मॉडल। इन तीनों के द्वारा ही समेटिव एवोल्यूशन या करने के संकेत दिए जाते हैं। लेकिन मुख्य रूप से यहाँ फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट उसे कहते हैं जो शिक्षण प्रक्रिया के दौरान होता हो, ठीक है, शिक्षण प्रक्रिया के दौरान होता हो, वो होता है, ठीक है। इसमें देखो एक चीज़ बताऊँ आपको, चूँकि स्टफलिन थे, इन्होंने 3 चीज़ बताई थी, एक संदर्भ, दूसरा निवेश, तीसरा उत्पादन मॉडल। तो संदर्भ और निवेश जो हैं, रेफरेंस और ये जो इनपुट्स हैं, तो ये किस में आते हैं? ये आते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट में। लेकिन जब उत्पादन मॉडल की बात किया है, तो ये उत्पादन मॉडल का मतलब क्या? उत्पादन तो हुआ ना जो प्रोडक्टिव है, और जैसे प्रोडक्टिव का मतलब क्या? जो प्रोडक्ट क्या है कि आप जब सारा काम कर लेते हो उसके बाद ही तो प्रोडक्ट बनकर तैयार होता है। मतलब आपने एग्ज़ाम दे लिया, सब कुछ दे लिया, उसके बाद ही तो रिजल्ट आपका आता है। तो जो लास्ट में होता है उसे कहते हैं समेटिव एवोल्यूशन, ठीक है, समेटिव एवोल्यूशन, यानी कि संपूर्ण मूल्यांकन जो होता है, जिससे इसमें लिखा है संपूर्ण मूल्यांकन, ठीक है, समेटिव एवोल्यूशन। इसका एक और नाम है, क्या नाम है इसका? तो आप हमको बताना इसका नाम, ठीक है। और ये बड़ा फेमस नाम है इसका। तो देखिए यहाँ पर फॉर्मेटिव एवोल्यूशन ये इन दोनों से होता है, और इससे होता है क्या? समेटिव एवोल्यूशन, ठीक है, जो परीक्षाओं के अंत में होता है ना, वही वाला। तो आप देखिए इसको, और आगे इसका फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ समझना है तो पूछ लेना, ठीक है। चलिए, हो सकता है आधा समझ में आ रहा हो, आधा नहीं समझ आ रहा हो, ऐसा हो सकता है, क्योंकि रात के टाइम हमारा तो दिमाग कम काम करता है। आगे देखिए, इसमें इन्होंने कई लोगों ने अपने अपने मॉडल दिए, कई लोगों ने। देखो सेलर का पाठ्यक्रम मॉडल, ये देख लिया आपने, सेलर का पाठ्यक्रम मॉडल, इन्होंने पाठ्यक्रम के बारे में बताया, डिज़ाइन कैसे तैयार करनी चाहिए, क्या क्या होना चाहिए। सेलर एवं अलेक्जेंडर का मॉडल, इन्होंने अपने हिसाब से, सब अपने अपने हिसाब से यहाँ कथा कह रहे हैं, ठीक है, तो आप देख लेना। अच्छा, एक बात और आपको बता दूं कि ये आपको ये नहीं याद हो रहा तो इसको छोड़ देना, कोई आवश्यकता नहीं है बहुत ज़्यादा कि आप इसको पढ़ के ही जाओ, ठीक है। इसके अलावा और भी प्रश्न तैयार कर लोगे तो भी आपका आराम से हो जाएगा, ठीक है। ऐसे पढ़ लेना एक बार, ये सारी चीज़ें वो ज़रूरी ज़्यादा हैं। देखिए यहाँ पर जितने भी ये हो रहे हैं मॉडल, ये सब टेक्निकल वाले हैं, और ये प्रश्न आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, आने में कोई भेद नहीं है। वो लोग क्या देंगे वही जाने, लेकिन आ सकता है। स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, आप देखिए यहाँ पे गुड लैक का मॉडल दे रखा है, तमाम मॉडल दे दिए हैं इसमें एक साथ ही, जो मन करे सो याद कर लो, सब याद कर पाओ तो सब याद कर लो, एक भी याद ना हो तो एक भी याद मत करो, पर पढ़ जरूर लेना, वो ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार अपनी आंखों के सामने से पढ़ते चले जाना, वो ज़रूरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
ये देखिए, वो देखे थे हमने तकनीकी मॉडल, है ना, तकनीकी और वैज्ञानिक मॉडल, लेकिन यहाँ कैसे हैं, गैर तकनीकी और गैर वैज्ञानिक मॉडल। ये आपके काम के ज़्यादा हैं, ठीक है। वो तकनीकी मॉडल होंगे तो आप नाम याद कर लेना कि किस किस ने दिया था, किस किस ने क्या क्या नाम दिया था, इतना याद कर लेना। लेकिन जो गैर तकनीकी मॉडल है ये आपके काम के बहुत ज़्यादा हैं। काम के बहुत ज़्यादा क्यों? क्योंकि इसमें बच्चे का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन है। इसमें बच्चे को इसमें आधार माना गया है। बच्चा कैसे भी क्रिया करे, लेकिन बच्चों की रुचियों को ध्यान में रखकर यहाँ काम किया गया है। तो गैर तकनीकी मॉडल में किसी टेक्नोलॉजी की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि बच्चा स्वयं भागीदारी करके सीखता है। बच्चा अपनी क्रियाओं के द्वारा सीखता है। बच्चा निष्क्रिय नहीं होता, बच्चा इसमें सक्रिय भाव से सीखता है। इसलिए गैर तकनीकी मॉडल ज़्यादा फायदेमंद है और आज के टाइम में अधिकतर यही अपनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 3 बातें कही गई 3 लोगों के द्वारा, मतलब लोग तो बहुत थे कहने वाले, पर अपने अपने हिसाब से लोगों ने कहा कि मुक्त कक्षा मॉडल एक होता है, दूसरा रोजर्स का अंतर्वैयक्तिक संबंध मॉडल होता है, ठीक है, और तीसरा वेस्टीन तथा फेस्टीन मॉडल। ये इजी है काफ़ी, आप इसको देख लीजिए, आप इसको पढ़ लीजिए एक बार। बस ये ध्यान रखो, गैर तकनीकी मॉडल में क्या होता है, इसमें बच्चा ही केंद्र में आता है, मतलब ये चाइल्ड सेंटर्ड होता है पूरी तरह से, और इसमें किसी वैज्ञानिक विधि की आवश्यकता नहीं पड़ती। बच्चा जो देखता है वो सीख जाता है, या कुछ करता तो सीख जाता है। ये और अपने समूह के द्वारा बच्चा सीखता है, छानबीन के द्वारा बच्चा सीखता है, एक दूसरे से बात करके बच्चा सीखता है, अपने आप से बात करके बच्चा सीखता है, और ये सारे काम होते हैं इसमें, ठीक है, किसमें, गैर तकनीकी वाले में। लेकिन तकनीकी वाले में कौन सा था, वैज्ञानिक तकनीकी वाले में कौन सा था, उसमें 2 चीज़ों को मुख्य माना गया था। कौन कौन सी थी, एक तो बुद्धि थी और दूसरी तार्किकता थी, ठीक है। ये दोनों चीज़ ध्यान रखना, बस ये बहुत ज़रूरी है, ओके। स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग आगे बढ़े। नीचे वाला प्रश्न देखिए क्या लिखा है इसमें, पाठ्यक्रम विस्तार हेतु विभिन्न पक्ष एवं उपागम कौन से हैं। तो भैया पाठ्यक्रम के विस्तार आपको करना है, पाठ्यक्रम को बढ़ाना है आपको, तो आप क्या क्या इसके लिए अप्रोच रखोगे, तो हम लोग देखेंगे इसमें आगे, ठीक है। तो देखिए ये 7 चीज़ें हैं, यहाँ 6 ही हैं, देखिए 6 चीज़ें हैं यहाँ पर। इसके देखिए पाठ्यक्रम में क्या क्या होता है वो यहाँ पर इन्होंने बताया है। ये सारे पक्ष रखे हैं, अधिगमकर्ता, अधिगम सिद्धांत, समाज, विषय वस्तु, स्कूल संगठन, निर्माण की कसौटी। ये सारी चीज़ें इतनी मुख्य हैं, पाठ्यक्रम के निर्माण में बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाती हैं ये सारी चीज़ें। अधिगमकर्ता नहीं होगा तो भैया पाठ्यक्रम को पढ़ने वाला कौन है, अधिगम सिद्धांत नहीं होंगे तो जो अधिगम करता है, जो लर्नर है, वो कैसे समझ पाएगा कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, हमको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। अब अधिगमकर्ता ने सिद्धांत भी देख लिए, समझ गया, लेकिन वो सिद्धांत ऐसे तो हों जो समाज के अनुरूप हों, समाज को परेशानी ना क्रिएट करें, है ना। उनकी विषय वस्तु सुंदर होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, उन्नतिशील होनी चाहिए। अब ये विषय वस्तु का निर्माण या विषय वस्तु को चलाएगा कौन, करवाएगा कौन, तो स्कूल संगठन होगा कोई। स्कूल संगठन बहुत सारे टीचर्स वगैरह होते हैं, सब कुछ होते हैं, वो अपने अनुभवों के द्वारा बच्चे को सिखाएंगे, है ना। तो ये तो पाठ्यक्रम के सारे अंग हैं जो बहुत मुख्य हैं। और सबसे ज़्यादा मुख्य है निर्माण की कसौटी। तो ये जो पक्ष है ना, ये सबसे ज़्यादा मुख्य पक्ष माना जाता है। इसी पक्ष को, क्योंकि जब तक आपने पढ़ लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन अब निर्माण कैसा हो रहा है बच्चे के भविष्य का, वही तो मुख्य है। क्योंकि आपने पढ़ाया कैसा है उसके बारे में पता तभी चलता है जब बच्चे के भविष्य का निर्माण हो जाता है, या बच्चा अपना रिजल्ट दे देता है आपको, या बच्चा अपने संस्कारों को आपके सामने रख देता है, कुछ भी कर देता है। तो निर्माण की जो कसौटी है ना, वो सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ मानी जाती है इसमें, और पाठ्यक्रम का ये हृदय कहलाती है, ठीक है। निर्माण की कसौटी पाठ्यक्रम का हृदय के रूप में है, ओके। देखिए पाठ्यक्रम के उपागम कौन कौन से हैं, तो देखिए प्रोसेस अप्रोच है, ठीक है, प्रक्रिया उपागम, आप इसे पढ़ लेना, इजी है, ये भी आराम से पढ़ ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ये देखिए, हाँ, तो ये देखिए, ये है सेकंड पॉइंट, संरचना उपागम, ठीक है। वो प्रक्रिया उपागम था जो अभी अब आपने देखा था। तो उसमें कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं, अवलोकन करना, वर्गीकरण करना, अंकों का प्रयोग करना, देशकाल का उपयोग करना, अनुमान लगाना, संक्रियात्मक प्रयास, ये सारी चीज़ें आती हैं प्रक्रिया में, एक प्रोसेस में, ठीक है। और जो दूसरा वो संरचना उपागम है, इसमें संरचना के बारे में ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि विषय वस्तु का संगठन कैसे होगा,
लोग आपस में पारस्परिक संबंध बनाकर कैसे एक दूसरे के अधिगम कर पाएंगे, कैसे सीख पाएंगे, कैसे पाठ्यक्रम एक दूसरे के सामने रख पाएंगे, कैसे समझ पाएंगे, वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं। ठीक है, अब देखिए ये कुछ इसके जो पॉइंट्स हैं वो हमने हाईलाइट कर दिए हैं, आप देखना। संरचना उपागम में कुछ प्रश्नों का उत्तर मिलता है। ठीक है, आपके मन में जो प्रश्न चलते हैं उनमें से कुछ प्रश्नों का उत्तर इस उपागम के द्वारा मिलता है, इस अप्रोच के द्वारा मिलता है। तो कौन कौन से पक्ष हैं ऐसे जिनका उत्तर आप इसके द्वारा संरचना उपागम के द्वारा ले सकते हो या दे सकते हो? तो वो पक्ष वो हैं कि विषय वस्तु के किन पक्षों पर बल देना चाहिए, ज़्यादा बल देना चाहिए, और किस क्रम से पढ़ाना चाहिए। ठीक है, पाठ्यक्रम को किस क्रम से पढ़ाना चाहिए, प्रस्तुतिकरण कैसे किया जाना चाहिए, विद्यार्थियों के सामने पाठ का प्रस्तुतिकरण कैसे किया जाना चाहिए। तो देखो, संरचना उपागम का उपयोग भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक ज्ञान के अध्यापन में अधिक लाभदायक होता है। ठीक है, संरचना उपागम का पेज तो पूरा दिख रहा है ना, देखो। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ऐसे आप इसको पढ़ लेना, फिर अपने हिसाब से बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेना। लास्ट में देखिए तीसरा पॉइंट है मानवतावादी उपागम। अब आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे कि जो मानवों के लिए है, इसका मुख्य उद्देश्य एक बालक का, एक मानव का सर्वांगीण विकास करना है। चाहे वो सामाजिक तौर पर हो, चाहे वो आर्थिक तौर पर हो, चाहे वो बौद्धिक तौर पर हो, चाहे किसी भी तौर पर हो, लेकिन उसका पूरी तरह से डेवलपमेंट करना है, इसका मुख्य उद्देश्य है। मानवतावादी उपागम मतलब ये है कि लोगों के हितकर जो हो। ठीक है, किसके हितकर? लोगों के हितकर जो हो। तो देखते हैं आगे, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ें फिर हम लोग। गुड, ये देखिए, ज्ञान को नवीन स्थितियों में उपयोग करना, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इन न्यू सिचुएशन, इस प्रकार शिक्षा का महत्वपूर्ण कार्य है। ठीक है, ये क्या है? ये आप देख रहे हो, लास्ट वाला देखो, लास्ट वाली लाइन पढ़ो, मानवतावादी उपागम की लास्ट वाली लाइन पढ़ो। मानवतावादी उपागम, इसकी मान्यता है कि अधिगम तथा अध्यापक का मुख्य उद्देश्य है छात्रों के द्वारा अपने ज्ञान को नवीन स्थितियों में उपयोग करना। इस प्रकार शिक्षा का महत्वपूर्ण कार्य है ज्ञात संदर्भ को अज्ञात स्थितियों में स्थानांतरित करना। ठीक है, स्थानांतरण मूलतः शिक्षा कौशल तथा प्रक्रियाओं का होता है। मानवतावादी उपागम क्षेत्र में अभिप्रेरणा की सहायता से ज्ञान प्राप्त करने तथा इसका प्रयोग करने पर बल दिया जाता है। ठीक है, अभी ब्रूनर हुए, उन्होंने पुस्तक लिखी द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, और इन्होंने ये सारी चीज़ें बताई कि आप यदि मानवीय उपागम देखना चाहते हैं तो इन पक्षों पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कौन कौन से पक्ष हैं? वो पक्ष हैं अभिरुचि, आवश्यकता, अभिप्रेरणा, निरंतर प्रयास। ये सारी चीज़ें बच्चे में होंगी, तब आप मानवतावादी उपागम को समझ पाओगे। ये चारों चीज़ों के द्वारा बच्चा मानवतावादी उपागम जो है उसमें खरा उतर सकता है। दिमाग सही चल रहा है कि नहीं हमारा? चल तो ठीक ही रहा है। कहाँ से? चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर ये वाला यूनिट ख़त्म हो गई, अब 5वीं यूनिट यहाँ पर आती है, 5वीं यानी कि लास्ट यूनिट। अब आप इसमें देखिए, इसमें प्रश्न बड़े बढ़िया हैं। बढ़िया इन द सेंस, मापन किसे कहते हैं, मापन की विशेषताएं क्या हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो मापन का मतलब क्या होता है? मापन का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को मापना, किसी चीज़ की नाप तोल करना, किसी को नाप तोल कर उन्हें अंकों में लिख देना। ठीक है, क्या होता है? उन्हें अंकों में लिख देना। दो चीज़ होती हैं, एक होता है मूल्यांकन और दूसरा होता है मापन। बहुत से लोग इन दोनों चीज़ों को एक ही समझ रहे थे कि मापन और मूल्यांकन एक होता है। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है, ध्यान रखना। मूल्यांकन बड़ी चीज़ है। मूल्यांकन क्या है? बड़ी चीज़। मूल्यांकन इतना बड़ा है और मापन इतना सा है। मूल्यांकन इतना बड़ा है और मापन इतना सा है। जो मापन होता है ना, मापन केवल अंकों में आप बता सकते हो कि इस विद्यार्थी ने 360 में से कितने अंक प्राप्त किए, इसने 360 में से 300 अंक प्राप्त किए। तो एक एक्यूरेट हो गया कि इसने इतना गेन किया है, इतने नंबर इसने पाले, तो इसका मापन हो गया। ठीक है, ये इसका मापन हो गया। भौतिक गुणों को देखकर, जो भौतिक गुण होते हैं, मतलब क्रियाएं आपने की उसके अनुसार आपको नंबर मिल गया, जो संख्या पर आधारित हो वो मापन है।
लेकिन जो गुणों पर आधारित हो वो मूल्यांकन है। ध्यान रखना, बहुत सीधी सी परिभाषा है, हम आपको बता रहे हैं। जो संख्या पर आधारित हो वो मापन है और जो गुणों पर आधारित हो वो मूल्यांकन है। और मूल्यांकन का ही एक छोटा सा पार्ट है मापन, मूल्यांकन का एक छोटा सा पार्ट है मापन, ध्यान रखना, ठीक है। ये मापन है, ये मूल्यांकन है। तो इस तरह से है। अब मूल्यांकन के बारे में यहाँ दे रखा है, हमने हाईलाइट कर दिया, आप इसको देख लेना। इसकी परिभाषा भी बहुत सारे विद्वानों ने दी हैं, लिंडमैन हैं, गैरिसन हैं, इन्होंने सब दे रखा है, देखिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। यहाँ मापन का अर्थ बताया गया है। चलिए आगे चलते हैं। अब इन्होंने अपने अपने हिसाब से सबने बताया। अब यहाँ दे रखा मनोवैज्ञानिक मापन की आवश्यक विशेषता। एक मनोवैज्ञानिक मापन होता है, ठीक है। मनोवैज्ञानिक मापन यानी कि मनोविज्ञान मतलब आपकी जो साइकोलॉजी को समझ जाए, आपकी साइकोलॉजी को समझ जाए, आपके माइंड में क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, कैसा होगा, वो सब चीज़ समझ जाए, वो साइकोलॉजिकल मापन है। और ये जो मापन होगा, देखिए इसमें लिखा हुआ है, ये संख्यात्मक होगा, सामान्यतः अप्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष नहीं होता, और सापेक्ष होता है, निरपेक्ष ये नहीं होता है। क्या होता है? सापेक्ष होता है, निरपेक्ष नहीं होता, ठीक है। पढ़िए इसको। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, चलिए, नहीं समझ आया तो पूछ लेना। ओके, ये देखिए, मनोवैज्ञानिक मापन में अशुद्धियों की उपस्थिति रहती है। ये सब तो आप पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें कौन कौन सी त्रुटियां होती हैं ये ध्यान रखना, कि कोई आकस्मिक त्रुटि होती है, अचानक से कोई गलती हो गई। एक क्रमिक त्रुटि होती है, कोई बच्चा पूर्वाग्रह से ग्रसित रहता है, अरे ये टीचर तो फलाने के पापा हैं तो हमको तो अच्छे नंबर देंगे ही नहीं, है ना, ये पूर्वाग्रह से ग्रसित हो गया। व्यक्तिगत त्रुटियाँ होती हैं, कुछ बच्चा किसी सब्जेक्ट के बारे में अच्छी तरह समझ नहीं पाता तो उसके अंदर मन में बहुत सारी बात चल जाती है, मैं पास ही नहीं हो पाऊँगा। ओके, तो और फिर कुछ मानक त्रुटियाँ होती हैं जिनके बारे में बताया गया है यहाँ। ठीक है, तो अब ये देखिए, मानसिक मापन एवं भौतिक मापन में अंतर क्या है। अब आप इसके शब्दों से ही समझ पा रहे होंगे। मानसिक यानी कि जो मन का मापन है, आपके मन का मापन, मन यानी कि व्यवहार का मापन, ऐसा मापन जिसको अंक नहीं दिए जा सकते। लेकिन भौतिक मापन कैसा, जिसको अंक दिए जा सकते हैं। 5 किलो चीनी ले आओ, 5 किलो फल ले आओ, है ना, ये सारी चीज़ें भौतिक मापन में आती हैं। ये सारी चीज़ें भौतिक मापन में आती हैं, लेकिन बाकी जो चीज़ें वो भौतिक मापन में नहीं आती हैं। हीरा, ओके, तो इसमें देखिए हाईलाइट कर दिया, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप देख लेना। अंतर भी बड़ा प्यारा सा है इसमें। ठीक है, देखिए, यहाँ देखिए अंतर में देखिए, मानसिक मापन एक सापेक्षिक मापन है, अर्थात यहाँ पर शैक्षिक गुणों या उपलब्धि आदि के लिए जो अंक निर्धारित किए जाते हैं वे सापेक्षिक महत्व रखते हैं। लेकिन यहाँ भौतिक मापन निरपेक्ष मापन होता है। यहाँ पर अंकों की स्थिति निर्धारित एवं शुद्ध होती है तथा वे उस वस्तु एवं गुणों को शुद्ध रूप में प्रकट करते हैं। ये भौतिक हुआ, साइंटिफिक हुआ, वैज्ञानिक हुआ, ये सारी चीज़ होती हैं, ये एक्यूरेट चीज़ बताती हैं, ठीक है, एक्यूरेट चीज़। लेकिन जो हमारे मन की उपज हुई, जो दिमाग की उपज हुई, या फिर और भी चीज़ें हमने नेचर से देखकर सीखा, व्यवहार से सीखा, तो इन चीज़ों को आप एक्यूरेटली नहीं, आप इनका मेज़रमेंट कर सकते हो, इनको मेज़र नहीं कर सकते हो एक्यूरेट, कि इसका क्या कितना होगा, कैसे होगा, नहीं कर सकते हो ना, क्योंकि ये एक अनुभूति का विषय है, ये एक अनुभव का विषय है। ये इसका आप केवल एक अनुभूति कर सकते हो, अनुभव ले सकते हो, इसका देखकर कुछ समझ पा सकते हो कि व्यक्ति कितना अच्छा गुण रखता है या कितना बुरा गुण रखता है, आप ये सीख सकते हो। लेकिन जो भौतिक मापन होता है ना, उसमें तो आप मेज़र कर सकते हो अच्छी तरह से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
अब इसमें मापन के उपयोग और महत्व बताए हैं, और उसके बाद मापन के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। तो आवश्यक तत्व भी ये भी काफ़ी इजी हैं, पढ़ लेना एक बार, ठीक है। गुणों को पहचानना, परिभाषित करना। ये पेज हमको ही काले काले दिख रहे हैं कि हो ही रहे हैं, क्या चक्कर है इनका। ठीक है, देखिए गुणों को पहचानना एवं परिभाषित करना है। दूसरा, गुणों का मापन करने वाले औजारों को निश्चित करना। ये आवश्यक तत्व हैं किस चीज़ के? मापन के। मापन सबसे पहले आप कैसे करोगे? मापन करने के लिए क्या होना चाहिए? सबसे पहले आप गुणों की पहचान करोगे। सबसे पहले क्या करोगे? गुणों की पहचान करोगे। आप किसी सपोज करो कि आपके सामने कोई बच्चा है, आपके घर में रहता है, आपका भतीजा भतीजी, आपका बेटा बेटी, कोई भी हो सकता है वो, ठीक है। तो आपको उसका मापन करना है, ओके। आपको उसका क्या करना है? मापन करना है। तो सबसे पहले आप उसके गुणों की पहचान करोगे कि कैसे इसमें गुण हैं। क्या ये बच्चा सुबह उठकर अपने माँ पिता के पैर छूता है? क्या सुबह उठकर ये राम राम या राधे राधे बोलता है? क्या ये संस्कार रख रहा है भीतर? तो आप सबसे पहले गुणों की पहचान करोगे, और जब आपको गुणों की पहचान होगी तो आप उसको परिभाषित करोगे। हाँ भाई, ये बच्चा अच्छे काम कर रहा है, हमारा बेटा सुबह उठकर पैर छूता है, हमारा बच्चा, हमारा भतीजा सुबह उठकर क्या करता है? स्नान करता है, पूजा पाठ करता है। तो ये आप उसके गुणों की पहचान की आपने, अब आप परिभाषित कर रहे हो घर वालों के सामने, समुदाय के सामने, या अपने आप से ही, ठीक है। आपने परिभाषित कर लिया, गुणों की पहचान कर ली, परिभाषित कर लिया। उसके बाद आप क्या करोगे? अब आप उसकी परीक्षा करने के लिए, यानी गुणों की और पहचान करने के लिए, गुणों का मापन करने के लिए कि ये किस हद तक संस्कारी हो रहा है। देखा तो सही, संस्कारी बन रहा है कि नहीं बना, कि वैसे ही हमारे सामने दिखा रहा है ये बस। तो आप क्या करोगे उसके लिए आप कुछ ऐसी चीज़ तैयार करोगे जिससे आप समझ जाओ। जैसे कि आपके सामने तो आपका बच्चा पैर छू रहा है आपके, लेकिन आपके यहाँ कोई आया, आपके यहाँ कोई रिश्तेदार आया, उसके सामने वो राम राम भी नहीं कर रहा, नमस्ते भी नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा है, सिर भी नहीं झुका रहा है, प्रणाम भी नहीं कर रहा है। तो क्या हुआ? आप समझ गए कि ये तो हमारे सामने करता है और किसी के सामने करता ही नहीं है। तो उसका मापन करने के लिए आपको कुछ औजार निश्चित करने होंगे। औजार का मतलब ये है कि आपको कुछ ऐसे नियम कानून बनाने होंगे उसके सामने, जिससे वो वास्तव में उसके गुणों का मापन किया जा सके, वो अपने मूल्यों पर खरा उतर सके। ऐसा कुछ करना होगा, ओके। तो सबसे पहले गुणों को पहचानना, उन्हें परिभाषित करना है। उसके बाद गुणों का मापन करने के लिए औजार निश्चित करना, यानी कि एक मार्ग निश्चित करना है, ठीक है। देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे सपोज करो, आपको यदि किसी बच्चे की सृजनशीलता का मापन करना है कि बच्चा कितना सृजनशील है, कैसा है वो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उसके गुणों का मापन करने के लिए कुछ साधनों का प्रयोग करना पड़ेगा, कुछ प्रोसेस का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा देखिए, गुणों को संख्या में व्यक्त करना। गुणों को संख्या में व्यक्त करना, ठीक है। देखिए, तो गुणों को भैया संख्या में कैसे व्यक्त किया जा सकता है कि तुम में भैया 2 गुण हैं, तुम में 4 गुण हैं? ऐसा तो नहीं होता ना, ये तो क्वालिटी है। क्वालिटी तो अच्छी और बुरी हो सकती है, ठीक है। अब देखिए, मापन के मापदंड कौन कौन से हैं? तो मापन के 4 मापदंड होते हैं, 4 प्रकार के मापदंड होते हैं। शाब्दिक, क्रमसूचक, और अंतरात्मक, और आनुपातिक, ठीक है। नॉमिनल या क्लासिफैक्ट्री, दूसरा ऑर्डिनल, तीसरा इंटरवल, और चौथा रेस स्केल। 4 होते हैं ये, ठीक है। अब इसके बारे में यहाँ पर दे रखा है कि कौन कौन से होते हैं मापन। शाब्दिक वो होते हैं जो शब्दों के द्वारा आपके सामने रखे जाते हैं, जिनका वर्णन शब्दों के द्वारा किया जाता है, जिनके शब्दों के द्वारा कहा जा सकता है कि ये, जैसे इसमें उदाहरण दे रखा है, फुटबॉल के खिलाड़ियों की जर्सी पर नंबर को प्रदान करना, ये शाब्दिक में आता है। जैसे किसी का 11 नंबर है, किसी का 12 नंबर है, फुटबॉल खिलाड़ी हैं, किसी का 5 है, किसी का 6 है, ठीक है। इन लोगों के नंबर, ये इनकी जर्सी पर नंबर डले हैं, तो शाब्दिक ही तो हैं, ठीक है। इनको ना तो जोड़ सकते हो ना घटा सकते हो। ऐसा नहीं कर सकते हो कि 11 और 12 मिलकर इतने हो गए, या 5 और 7 मिलकर इतने हो गए, ये नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो तो उनकी जर्सी के नंबर है ना। उन नंबरों को थोड़ा ना मिलाना है आपको, कि यदि इन दोनों को मिलाओगे तो 2 ही लोग तो हैं, लेकिन नंबर तो बहुत अलग अलग हो गए। तो ये शाब्दिक हैं।
और दूसरा क्या है, क्रम सूचक। अब क्रम का मतलब क्या है, पहले नंबर पे ये, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे ये, इस तरह से, ठीक है, क्रम निर्धारित कर दिया। जैसे ये देखिए, ओके, कि पहले की लंबाई 6.4 है, दूसरे की कितनी है 6.2, तीसरे की 5.8। तो इनमें क्या है, इनका अब जो क्रम है ना, इसका 6.4 वाले का पहला क्रम हो गया और 5.1 वाले का दसवां नंबर आ गया, 10वां क्रम हो गया। तो क्रम सूचक में ये सारी चीज़ें हैं। अब बताए अंतरात्मक मापदंड, इंटरवल स्केल। इसमें क्या होता है, इसमें दो संख्याओं के बीच दूरी का अंतर मापते हैं, ठीक है, दो संख्याओं के बीच जो अंतर है, दूरी है, उसको मापा जाता है। ओके, और क्या होता है, इसमें एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, ये सारे टेस्ट इसमें होते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलें। अब देखिए यहाँ पर आ गया आनुपातिक मापदंड। सीगेल ने अपने हिसाब से सारी चीज़ें यहाँ पर बताई। आगे देखिए प्रश्न क्या है, मूल्यांकन का अर्थ तथा परिभाषा। हमने आपको क्या बताया थोड़ी देर पहले, मापन क्या होता है और मूल्यांकन क्या होता है। मापन जो अंकों से प्रदर्शित किया जा सके, संख्याओं से प्रदर्शित किया जा सके, जो अंकों से रिलेटेड है वो मापन है, जो गुणों से रिलेटेड है वो मूल्यांकन है, ठीक है। और ये एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, ये ध्यान रखना। ये व्यवहार परिवर्तन को दर्शाता है। यहाँ हाईलाइट कर दिए वाले पॉइंट आप देख लीजिएगा। जो मूल्यांकन है ना, जो पहले मूल्यांकन हुआ करता था, हमने आपको बताया था स्टार्ट में, जो पहले मूल्यांकन हुआ करता था वो केवल उपलब्धियों को देखा जाता था, उपलब्धियों को मूल्यांकन होता था। बच्चे ने कितना अचीव किया, केवल उसको मूल्यांकन होता था। कि बच्चे ने पढ़ाई में कितना अंक प्राप्त किया, केवल उसका मूल्यांकन था। लेकिन अब तो बच्चों के हर स्तर का, पूरे व्यवहार का मूल्यांकन किया जाता है, पूरे व्यवहार का। तो मूल्यांकन अपने आप में एक बहुत व्यापक शब्द है, बहुत बड़ा शब्द है, जिसका बहुत बड़ा अपने आप में अर्थ है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ परिभाषा दे रखी है, मूल्यांकन का अर्थ परिभाषा, ये देखिए, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। यहाँ परिभाषा दे रखी है मूल्यांकन की, कौन कौन सी परिभाषाएं हैं ये, इनके अनुसार। ये देखो, इसको देखो, थर्ड वाले को। अच्छा एक बात आपको बता दूं, मूल्यांकन की परिभाषाएं इन सबको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको याद हो जाए तो वेल एंड गुड, यदि याद नहीं होता है तो आप इनमें से एक आध कोई भी याद कर लेना। जैसे डेप्सी की एक पत्रिका थी, उसमें लिखा था मूल्यांकन ऐसा शब्द है जो केवल मापन की व्याख्या नहीं करता, बल्कि उसके विस्तृत अर्थ को बतलाता है। मापन केवल निर्देश के परिणाम की संख्यात्मक जांच के लिए प्रयोग में लाया जाता है, जबकि मूल्यांकन छात्रों की प्रगति की जांच के रूप में आया जाता है, ठीक है। मूल्यांकन छात्रों की प्रगति की जांच की एक व्यापक विस्तृत निरंतर प्रक्रिया है। ध्यान रखना, मूल्यांकन एक प्रक्रिया है और ये मापन क्या है, संख्यात्मक जांच, मतलब संख्या से रिलेटेड मापन है, गुणों से रिलेटेड मूल्यांकन है। यही दो बातें बड़ी ज़रूरी हैं। चलो आगे चलते हैं लोग। देखो भाई, अपने हिसाब से समझ लेना आप लोग इसको, ठीक है। हम तो केवल थोड़ी सी कोशिश कर रहे हैं समझाने की, थोड़ी सी। आप आगे अपने हिसाब से समझ लेना, क्योंकि अक्षर से एक एक लाइन करके तो पढ़ाया नहीं जाएगा ना, थोड़ा बहुत टाइम लग जाएगा, थोड़ा नहीं बहुत सारा टाइम लग जाएगा ना। तो आप लोग सभी बहुत होशियार बच्चे हैं, आप लोग सभी बहुत होशियार हैं, आप लोग खूब समझदार हैं। यहाँ पर केवल बहुत थोड़ा थोड़ा बताया जा रहा है, आपके सामने रखा जा रहा है कि आप इसे पढ़ लें, ये बहुत ज़रूरी है। ओके, तो अब देखो मूल्यांकन की विशेषता क्या क्या है, ये देख लो। मूल्यांकन की विशेषता मतलब कि मूल्यांकन से होता क्या क्या है, मूल्यांकन किस किस काम आता है, मूल्यांकन अच्छा है कि बुरा है, ये सारी चीज़ें। मूल्यांकन क्या एक व्यापक प्रक्रिया है, मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये इसमें व्यक्ति के समस्त पहलुओं को लिया जाता है, ठीक है। इसमें संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का लिया जाता है और ये संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है, ठीक है। शैक्षिक निष्पत्ति के बारे में इसका वर्णन किया जाता है, इसमें भी इसका वर्णन होता है। और ये क्या है, ये निर्णयात्मक प्रक्रिया है।
तो जो मुख्य मुख्य शब्द लग रहे थे ना, उनको हाईलाइट कर दिया है। आप विशेषताओं में ये सब लिख देना, आराम से लिख जाओगा, ठीक है। अब देखिए, अब सब मापन एवं मूल्यांकन में अंतर कह रहे हैं कि मापन और मूल्यांकन में क्या अंतर होता है। तो भैया मापन और मूल्यांकन में अंतर देखते हैं क्या क्या होता है। अंतर तो आपने एक चीज़ समझ ली तो पूरा ही आप समझ जाएंगे कि मापन छोटी सी चीज़ है, मूल्यांकन बहुत बड़ी चीज़ है। तो बड़ी सी चीज़ में छोटी चीज़ तो भैया बड़ा अंतर होता है। कार्य एवं भूमिका देखिए, पहले देखिए कार्य एवं भूमिका। तो मापन का कार्य क्या होता है? छात्रों को केवल अंक प्रदान करना, ठीक है। मूल्यांकन का कार्य क्या होता है? मूल्यांकन कार्य होता है मापन के बाद सारी क्रियाएं जो बच्चे के गुणों का विकास करे, बच्चों की उपलब्धि का परीक्षण करे, बताए कि उसने कितना उपलब्धि कर लिया, वो मूल्यांकन है, ठीक है। अब उद्देश्य की दृष्टि से देखो, मापन का उद्देश्य क्या है? छात्रों की योग्यता दक्षता का पता लगाना, जबकि मूल्यांकन का उद्देश्य है छात्रों के पूरा विकास करना है, पूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना, व्याख्या करना पूरी की। तीसरा देखिए क्षेत्र की दृष्टि से क्या है, इसमें क्षेत्र की दृष्टि से देखा। चौथा देखिए शिक्षा के पहलुओं से। ये सारी चीज़ें ईजी हैं, कोई दिक्कत नहीं आई है आपको, ठीक है। और देखिए फिफ्थ पॉइंट देखिए अवधि की दृष्टि से क्या है, अवधि यानी ड्यूरेशन की दृष्टि से क्या है। तो मापन परीक्षा की समाप्ति पर खत्म हो जाता है, लेकिन मूल्यांकन जीवन पर्यंत चलता है। जब तक बच्चा विद्यालय में रहता है तब तक तो चलता ही चलता है, लेकिन जीवन पर्यंत मूल्यांकन चलता ही रहता है, किसी न किसी दशा में किसी न किसी के द्वारा चलता ही रहता है। ओके, चलिए आगे चलें सर, चलिए चलते हैं। अब देखिए ये आ गया एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च और इवैल्यूएशन रिसर्च में ये टिप्पणी करने के लिए बोल रहे हैं। तो एक्शन रिसर्च क्या है? एक्शन रिसर्च जो होता है वो किसी भी घटना को, किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को देखकर, उनकी मौजूदा दशाओं को देखकर जो काम किया जाता है वो एक्शन रिसर्च कहलाता है। किसी भी व्यक्ति की, वस्तु की, घटना की, स्थान की तत्कालिक समस्या को देखकर उसका निराकरण करने के लिए जो काम किया जाता है वो एक्शन रिसर्च के अंतर्गत आता है। तो एक्शन रिसर्च को सबसे पहले कहाँ बताया गया था? सबसे पहले इसका प्रारंभ हुआ था अमेरिका में। किसने किया? प्रोफेसर कोलियर लेविन तथा स्टेफन एम कोरी के द्वारा, ठीक है। ये किया गया, और कब किया गया? 35 साल पहले, अब से 35 साल पहले ये वहाँ किया गया, अमेरिका में सबसे पहले। तो आपने किसी की मौजूदा स्थिति देखी कि कितनी परेशानी है, क्या है। जैसे एक मरीज़ डॉक्टर के पास गया अपने परेशानी को दिखाने के लिए, उसको सर्दी जुकाम बुखार बहुत तेज़ हो रखा है, वो गया वहाँ। अब उसने क्या किया? डॉक्टर ने उसका डायग्नोस किया, देखा उसका, ठीक है, उसको देखा कि हाँ इसको क्या परेशानी है। देखा तो डॉक्टर समझ गया कि ये परेशानी है। अब वो जब समझ गया तो उसके लिए कुछ ना कुछ करेगा ना, उसका निदान तो करेगा ना, कुछ ना कुछ तो करेगा ही। वो दवा देगा और उसका रेमेडी करेगा उसके, है ना। जैसे वो बनेगा अपने हिसाब से सही करने की कोशिश करेगा। तो क्रियात्मक शोध वही है कि किसी व्यक्ति को, वस्तु को, घटना को देखकर आपके मन में तुरंत कुछ कार्य करने की प्रेरणा हो और आप करने लगे उस कार्य को। तो वही तो क्रियात्मक शोध है, वही एक्शन रिसर्च है, तुरंत जो कर जाओ। ऐसे आप जब बच्चों को पढ़ाते, एक टीचर बच्चों को पढ़ाता है तो वहाँ क्रियात्मक शोध करवाता है, एक्शन रिसर्च करता है। बच्चा चलते चलते गिर गया, अब टीचर खड़ा होगा, तुरंत देखेगा बच्चा गिर गया तो कैसे गिर गया, क्यों हुआ, उसके पैर मुड़ गया या उसके पैर में शुरू से दिक्कत थी या क्या बात थी। अब टीचर कोशिश ये करेगा कि बच्चा गिरे ना, आगे से वो सीधा चलता रहे। और क्रियात्मक शोध आपने, एक्शन रिसर्च आपने किया होगा, बीएड में भी आपने एक्शन रिसर्च की एक फाइल बनाई होगी। आप स्कूल में गए थे किसी इंटर्नशिप के लिए, आपने वहाँ पर जाकर देखा था कि उस स्कूल में क्या कमियाँ थीं, क्या अच्छाई थी, फिर उन कमियों को आपने फाइल में लिखा कि ये कमी है, इसके लिए ये सुझाव दिए गए हैं, अब इनके द्वारा ही सही हो जाना चाहिए। तो वो एक्शन रिसर्च ही तो था वो, ठीक है। आप ये पढ़ लेना, है ना, पढ़ लेना, हाईलाइट किया हुआ, पढ़ लेना इसको। चलिए अब मूल्यांकन शोध। मूल्यांकन तो आप बहुत देर से पढ़ ही रहे हो, किसी भी चीज़ का मूल्यांकन करना। इसके लिए देखो एक चीज़ ये देखो, इसमें एक है क्रियात्मक शोध और दूसरा मूल्यांकन शोध, ठीक है। तो क्रियात्मक शोध जो होती है ना, वो सामाजिक समस्या, घटना के क्रियात्मक पक्ष पर ध्यान केंद्रित करती है, ठीक है। क्रियात्मक शोध जो है वो सामाजिक समस्या या घटना के
क्रियात्मक पक्ष पर ध्यान केंद्रित करते हैं, क्या क्या क्रिया कर रहा है समाज, उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। और जब देखते हैं वो क्रिया तो कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट ठीक नहीं आ रहा है और गड़बड़ी पे गड़बड़ी हो रही है, यानी कि तुरंत स्थिति देखकर फिर एक्शन लिया जाए, तो वो एक्शन रिसर्च है। यानी कि सामाजिक समस्या और घटना के क्रियात्मक पक्ष पर जो ध्यान केंद्रित करता है वो उसमें क्रियात्मक शोध में होता है। लेकिन वही मूल्यांकन शोध की बात की जाए तो उसमें क्या होता है कि जैसे सरकार ने क्या किया, कोई योजना चला दी, भामाशाही योजना चला दी, ठीक है, भामाशाही योजना चला दी। आलू टमाटर और प्याज का मूल्य अपने जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उससे नीचे नहीं जाएगा, ठीक है, जो मिनिमम प्राइस है ना उसका उससे नीचे नहीं जाएगा, उन्होंने ये कह दिया। लेकिन अब उस योजना को कहाँ तक तो उसका विस्तार दे दिया गया है, किस किस ज़िले में उसका विस्तार है या नहीं, या फिर उस योजना से लोग लाभ उठा पा रहे हैं या नहीं उठा पा रहे, तो ये मूल्यांकन शोध में आता है। ये क्या आता है, मूल्यांकन शोध में आता है। क्रियात्मक शोध में क्या आता है कि योजना तो बना दी और यहाँ पर लोग क्रिया कर रहे हैं, खेतों में फल बो रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है, ये सारी क्रिया चल रही हैं। लेकिन इन क्रियाओं का मूल्यांकन करने के लिए तो कुछ होगा। क्रियाओं का मूल्यांकन करने के लिए जो होता है वो होता है मूल्यांकन शोध, मूल्यांकनात्मक शोध, इवैल्यूएशन रिसर्च, ठीक है। क्रिया में क्रिया की जाती है, मूल्यांकन में उन क्रियाओं पर मूल्यांकन किया जाता है, उन क्रियाओं का। और इसके लिए सरकार ने एक बार कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन की स्थापना भी की थी, ठीक है। अब देखिए पांचवा प्रश्न देखिए, देखो आप इसको ऐसे पढ़ लेना, ठीक है, बाकी सब अपने हिसाब से बना के लिख देना। अधिगम के लिए क्या, अधिगम के आकलन में अध्यापकों की भूमिका। अब अधिगम का आकलन करना आपको, अधिगम यानी कि लर्निंग का आपको असेसमेंट करना है कि बच्चे ने कितना सीख लिया है। मूल्यांकन नहीं करना, असेसमेंट करना है। क्या करना है, असेसमेंट करना है, ठीक है। आप लोग कहते हैं कि असेसमेंट और इवैल्यूएशन में क्या अंतर है, यानी आकलन और मूल्यांकन में क्या अंतर है। तो जैसे मापन और मूल्यांकन में अंतर है ना, ऐसे ही आकलन और मूल्यांकन में अंतर है। मूल्यांकन बहुत बड़ी चीज़ है, आकलन उसका एक छोटा सा भाग है। ऐसे मूल्यांकन बहुत बड़ी चीज़ है और मापन उसका एक छोटा सा भाग है, ओके। तो इसमें अध्यापक की भूमिका बतानी है। चलिए देखिए, अब यहाँ पर हमने पूरे हाईलाइट पॉइंट कर दिया, आप देख लीजिए। मैं आकलन क्यों कर रहा हूँ, हमको ना बड़ी तेज वाली नींद आ रही है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, मैं आकलन क्यों कर रहा हूँ, मैं क्या आकलन कर रहा हूँ, मैं मतलब क्या आकलन, मतलब मैं किस चीज़ का आकलन कर रहा हूँ, और मुझे कौन सी आकलन विधि प्रयोग करनी चाहिए, कौन सोच रहा है, टीचर सोच रहा है। अच्छा, आकलन एक विद्यार्थी स्वयं भी कर सकता है, अपना आकलन स्वयं कर सकता है विद्यार्थी, और कोई दूसरा भी कर सकता है उसका आकलन, टीचर भी कर सकता है, समाज भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है आकलन, है ना। चलिए, आकलन कैसा होना चाहिए, वो विश्वसनीय होना चाहिए, रिलायबिलिटी होनी चाहिए उसमें। और जब विश्वसनीय हो तो अध्यापक को स्वयं से कुछ प्रश्न पूछने चाहिए कि मैं जो आकलन कर रहा हूँ क्या मेरे पास पर्याप्त सूचना है उसकी। मैं जिस भी विद्यार्थी का आकलन कर रहा हूँ, उसकी योग्यता का आकलन कर रहा हूँ, क्या मेरे पास उसकी पर्याप्त सूचना है, क्या मेरे पास वो सारे प्रश्न हैं जिससे उसका उपलब्धि का परीक्षण कर सकूँ, मैं उसका आकलन कर पाऊँ। मैं क्या मैंने सारी सूचना को एकत्र कर लिया है जिससे मैं समझ पाऊँ, क्या मैं निष्कर्ष पर पहुँच पाऊँगा। तो इसमें लिखा है कि अध्यापक को सारे प्रश्न स्वयं से पूछने चाहिए रिलायबिलिटी के लिए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ये सारे पॉइंट्स और हैं, इनको भी देख लीजिए आप। वैधता हो, डिफ्रेंशिएटिंग लर्निंग हो, रिपोर्टिंग हो, रेफरेंस पॉइंट्स हो,
इसमें जो जो हमको इम्पोर्टेंट लगा हमने उसे हाईलाइट कर दिया है। बाकी आपको और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है तो आप पूरा पढ़ लेना, ठीक है। पूरा पढ़ लोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ पाओगे तो इतना तो कम से कम पढ़ लेना, ओके। और बाकी सब अपने आप बना बना के लिख देना। कोई आपकी एक एक लाइन कोई नहीं चेक कर रहा है। आपको एक बहुत अच्छी वाली बात बताऊं, कोई आपकी एक एक लाइन चेक करने के लिए नहीं आ रहा। किसी को इतना टाइम नहीं है कि आपकी कॉपी को यूपीएससी के बालक की कॉपी की तरह चेक करे, कि जैसे यूपीएससी के विद्यार्थी कॉपी लेकर आते हैं ना, उनकी कॉपी चेक होती है लाइन बाय लाइन, एक एक शब्द कहाँ गलती की, कहाँ सही की। तो हमको नहीं लगता कि ऐसे आपके एमएड में चेक की जाएंगी। इस तरह बहुत ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। कुछ मुख्य पॉइंट्स पकड़ो और अपने हिसाब से लिखना शुरू कर देना, ठीक है। जितने पॉइंट आपको याद रहते हैं उतने पॉइंट आप पकड़ें और उनको लिखना शुरू कर देना। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना आपको एमएड के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। पढ़ना बड़े प्यार से, जितना समझ पाओ उतना करो, ओके। ये मैं सोचा रही ये नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, अरे कुछ नहीं हो जाएगा, टेंशन काहे ले रहे हो भाई, कुछ नहीं हो जाएगा। अपने हिसाब से लिखना, क्योंकि अब हाई स्कूल के बालक थोड़े हो आप जो एक एक लाइन याद करके जाओ, या 5वीं 6वीं के बालक थोड़े हो एक एक लाइन थोड़ी ना याद होगी। अब तो एक पॉइंट पकड़ा जाएगा, उस पॉइंट पर सारी किताब लिख सकते हो, है ना। तो वही आपको करना है, तो टेंशन तो लेना ही नहीं है। जितने पॉइंट्स याद रहे उतने पॉइंट वहाँ लिख देना, अब उसमें थोड़ा बड़ा चढ़ा कर लिख देना बस, ओके। इसमें अधिगम के आकलन की विधियाँ दे रखी हैं, कौन कौन सी विधि होती हैं अधिगम के आकलन की। तो ये विधि बड़ी फेमस हैं, ये सारी विधियाँ जो हैं बड़ी फेमस हैं। तो यहाँ पर अधिगम पहले तो इस तरह से कर सकते हैं, इन लोगों के साथ मिलकर अधिगम हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसकी जो मुख्य विधि है वो 4 विधि हैं। एक तो इंडिविजुअल असेसमेंट होता है, यानी कि व्यक्तिगत आकलन। व्यक्तिगत आकलन में क्या होता है कि आपका ध्यान एक ही बच्चे की क्रियाओं पर केंद्रित है। आपका ध्यान क्या, जैसे एक बच्चा सामने खेल रहा है, कुछ भी खेल रहा है, आप उस पर निगाह गड़ाए बैठे हो, आप उसको देख रहे हो कि ये क्या कर रहा है, कब खड़े हो रहा है, कब बैठ रहा है। छोटा सा बच्चा है, अभी सही से खड़ा होना भी नहीं जानता, लेकिन एक आध बार खड़ा हो जाता है तो बड़ा अच्छा लग रहा है, आहा ये तो आराम से खड़ा होने लगा, ये तो थोड़ा चलने लगा है, आपको ऐसा लगेगा ना, आज खुशी होगी। तो व्यक्तिगत आकलन, आप किसी एक पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हो, किसी एक बच्चे पर, केवल उसी बच्चे की हरकतों को आप देख रहे हो, बाकी किसी को आप ध्यान नहीं दे रहे हो, किसी पर ध्यान नहीं दे रहे। तो होता है इंडिविजुअल असेसमेंट। अब आपने जब असेसमेंट किया, उसका देखा कि चलने लगा, बोलने भी लग रहा है थोड़ा थोड़ा, बहुत सारी चीज़ें आपने उसकी देख ली, फिर कि हाँ ये थोड़ा आगे भी बढ़ने लगा है, तो आपको बड़ी खुशी हुई। इस तरह होता है इंडिविजुअल असेसमेंट, है ना। दूसरा होता है ग्रुप असेसमेंट। इसमें क्या है, समूह आकलन में क्या है, इसमें अब एक बच्चा नहीं है, अब इसमें कई बच्चे हैं, ओके। इसमें कई बच्चे हैं। अच्छा, ये जो आकलन होता है इन कई बच्चों का, यानी कि जो बच्चे समूह में हैं उनका आकलन एक अध्यापक भी कर सकता है, उन बच्चों का आकलन, उन बच्चों को सबको समूह में देकर, या फिर एक समूह के बालक दूसरे समूह के बालकों का भी आकलन कर सकते हैं। ये भी ग्रुप असेसमेंट है, ठीक है। तीसरा सेल्फ असेसमेंट। इसमें बच्चा स्वयं का आकलन करता है कि मैंने कितना ज्ञान ग्रहण किया, मुझे क्या क्या चीज़ करना आ गया, मुझे किस किस चीज़ में इंटरेस्ट है, ये सारी चीज़ें बच्चा स्वयं में आकलन करता है, अपने आप को देखता है। और चौथा होता है पीयर असेसमेंट। ये सबसे बढ़िया मानते हैं वैसे तो इसे। पीयर असेसमेंट में क्या होता है, अरे ये क्या क्या हो गया भैया, ये क्या क्या हो गया पता ही नहीं कि क्या हो जाता है। तो पीयर असेसमेंट में क्या होता है कि इसमें केवल 2 बालक होते हैं और एक बालक दूसरे बालक का आकलन यहाँ पर करता है, ठीक है। इसमें 2 बालक होते हैं, ये जोड़े या समूह में हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से चारों आकलन होते हैं। आगे चलते हैं हम लोग, इसको देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये देखिए, अब आगे ग्रेडिंग सिस्टम। ग्रेडिंग पद्धति की आवश्यकता क्यों पड़ी और ग्रेडिंग पद्धति है क्या, ग्रेड क्यों देते हैं बताओ, सोचो। ऐसा होता है कि जब बच्चे परीक्षा अपनी पास करते हैं तो किसी बच्चे को तो मिल गए 59%, ठीक है, किसी को मिल गए 60%, किसी को मिल गए 59.99%। ये वाला विद्यार्थी फर्स्ट आ गया, ये वाला विद्यार्थी सेकंड आ गया। ये वाला विद्यार्थी देखो, ये वाला विद्यार्थी फर्स्ट आ गया क्योंकि 60% पूरे हो गए, ये वाला विद्यार्थी सेकंड आ गया क्योंकि 60% पूरे नहीं हुए। अब विद्यार्थियों के दोनों, इस वाले विद्यार्थी के मन में ये 59 वाला परसेंट वाला जो, इसके मन में बात आ जाएगी, यार मैंने तो बड़ी मेहनत करी थी लेकिन फिर भी फर्स्ट नहीं आ पाया, केवल 1% कम होने की वजह से मैं फेल हो गया, मैं सेकंड डिवीज़न आ गया। उसको दुख होगा ना अंदर। और जबकि
60% पाने वाला विद्यार्थी और 59% पाने वाला विद्यार्थी, दोनों की बुद्धिमत्ता लगभग एक जैसी है। दोनों, हो सकता है 59 वाला ही ज़्यादा इससे ऊपर हो, लेकिन किसी कारणवश उसके थोड़े कम नंबर आ गए हो सकता है ना। तो 59 वाला बच्चा तो बड़ा दुखी हो जाएगा ना, कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ग्रेडिंग पद्धति की आवश्यकता पड़ी। ग्रेडिंग पद्धति के बारे में मुदालियर आयोग ने भी कहा और कोठारी आयोग ने भी कहा, एनसीईआरटी ने भी कहा, यूजीसी ने भी कहा, सब ने कहा कि ग्रेडिंग पद्धति स्टार्ट कर दो, जिससे बच्चों के भीतर ये बात ना आए कि मैं उससे कमतर हूँ। आप ग्रेड रख दोगे तो उसमें कुछ अंक कर दोगे, जैसे 70 से लेकर 75 जिनके नंबर होंगे उनका बी ग्रेड हो जाएगा। तो उसमें एक आध नंबर की जो बात होगी ना, हेरा फेरी, एक आध नंबर आगे पीछे होगा, उससे बच्चे हताश नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे। तो इन ग्रुप्स को, इन नंबर्स को ग्रेड में बांट दो। इन्होंने ये सारे सुझाव दिए इस पद्धति में, ग्रेडिंग पद्धति में। तो ये पद्धति बच्चों को टूटने नहीं देगी, परेशान नहीं होने देगी, और आकलन करने में आपको भी तकलीफ नहीं होगी। इस वजह से ग्रेडिंग पद्धति यहाँ पर लाई गई, बच्चों का मनोबल टूटे ना, परेशान ना हो, और पढ़ने के लिए तैयार है कि मेरी भी एक ग्रेड आई है। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पर एक ग्रेडिंग पद्धति आई, और टोटल ग्रेडिंग 7 होती हैं। किसी ने कहा 5 रख लो, किसी ने कहा 8 रख लो, किसी ने कहा 9 रख लो, किसी ने कहा 7 रख लो। तो जो जितने आयोग थे सब ने 7 को मान्यता ज़्यादा दी। 7 ग्रेडिंग पद्धति यहाँ पर अपनाई गई, 7 ग्रेडिंग मॉडल अपनाए गए, जिसमें ए से लेकर एफ तक, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ, कितने हो गए ये? 6 हो गए, और इससे पहला था ओ। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ, और सबसे पहला था ओ 6 नंबर होते हैं ओ के, ए के 5 नंबर होते हैं, बी के 4 नंबर होते हैं, सी के 3 होते हैं, डी के 2 होते हैं, ई का 1 और एफ का 0। ठीक है, एफ सबसे निकृष्ट माना जाता है, ओ सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। तो ये होती है ग्रेडिंग पद्धति। ठीक है, देखिए आगे वाले पेज में होगा ये, देखो सारी वही बात जो अभी हमने पीछे पढ़ ली है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिल्कुल समझ आ जाएगा आपको, टेंशन लेना नहीं बिल्कुल भी। ओके, आगे चलें। चलिए जी, ये देखिए ग्रेडिंग पद्धति के बारे में ही इसमें। अब देखो ये लास्ट वाला प्रश्न है इसमें, पेपर 203 का लास्ट वाला प्रश्न, सेमेस्टर प्रणाली एवं ऑनलाइन प्रणाली क्या है? सेमेस्टर परीक्षा और ऑनलाइन परीक्षा। तो भैया इसमें तो अब तो आप सब जानते हो अच्छी तरह से, क्योंकि सेमेस्टर परीक्षा आप दे रहे हो और ऑनलाइन में आप पूरे दिन लगे रहते हो, तो दोनों चीज़ों से आप जानकारी रखते हो, दोनों चीज़ों से आप रूबरू हो। अच्छा, सेमेस्टर परीक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसलिए आवश्यकता पड़ी क्योंकि जब पहले एनुअल एग्ज़ाम होते थे ना, पूरी साल में एक बार एग्ज़ाम हो गया, तो एक बार एग्ज़ाम होने से बच्चा पढ़ता कब है? ये कहानी आपके ऊपर आ रही है, हम लोगों के ऊपर ही आ रही है। ठीक है, इसमें क्या है कि जो वार्षिक परीक्षा होती है, इसको पढ़ो, लाइन में पढ़ने में बड़ा मज़ा आएगा आपको। इसमें लिखा है, वार्षिक परीक्षाओं के मध्य काफ़ी समय अंतराल और अध्यापन के पश्चात शैक्षिक उपलब्धि की त्रुटियों को दूर करने के उद्देश्य से सेमेस्टर प्रणाली को लागू किया गया। विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी सामान्यतः परीक्षा के निकट आने पर ही करते हैं। अब आपकी परीक्षा आ रही है ना, इसलिए आप लोग क्या करो, परीक्षा की तैयारी अब कर रहे हो, है ना। इसका परिणाम यह होता है कि समय अभाव के कारण केवल चयनित पाठ्यक्रम की तैयारी हो पाती है। अब भैया एग्ज़ाम आने वाले हैं, पढ़ना ज़रूरी है ही, तो क्या करेंगे, हम लोगों को संजय तो लाना पड़ेगा, ये मॉडल पेपर ला के पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मोटी मोटी 3-4 किताब तो पढ़ी नहीं जा रही हैं, टाइम है ही नहीं इतना। विद्यार्थी कब पढ़ते हैं? एग्ज़ाम टाइम होता है, उसी टाइम, उस टाइम तो पढ़ते हैं, बस पूरा आप लगा दो टाइम अपना, क्योंकि अब भैया इतना बिजी हो गया है इंसान कि उस पर इतना टाइम नहीं है कि पूरे दिन वो पढ़ पाए। या तो वो यूपीएससी का स्टूडेंट होगा जो पूरे दिन पढ़ रहा हो, नहीं तो एमएड वाले, बीएड वाले तो हमको तो नहीं लगता पूरे दिन पढ़ पाएंगे कभी। खैर जो भी है, आप पढ़ लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, हमसे तो नहीं पढ़ा जाता इतना। ठीक है, यूपीएससी की तैयारी करते तब की बात अलग होती है। तो कुल मिलाकर ये सेमेस्टर प्रणाली जो है वो विद्यार्थी एक्टिव रहे इसलिए लाई गई है, एक्टिवली होकर वो अपना अध्ययन अध्यापन में ध्यान लगाए और टाइम अपना ज़्यादा वेस्ट ना करे, क्योंकि सेमेस्टर जब परीक्षाएं होती हैं तो उसमें छुट्टी भी कम मिलती हैं, और 6-6 महीनों में पेपर होते हैं, आपको पता है। वार्षिक परीक्षा उन्हें कहते हैं साल में एक बार हो, सेमेस्टर परीक्षा मतलब एक साल में 2 बार परीक्षा, 6 महीने बाद 6 महीने बाद। लेकिन अपना जैसा ये सेशन जैसा आपका
जैसा आपका सेशन चल रहा है 21-23 वाला सेशन, तो अभी तक तो भैया दूसरा सेमेस्टर भी कंप्लीट हुआ नहीं है, चौथा तो पता नहीं कब जाके कराएंगे ये। ठीक है, तो सेमेस्टर प्रणाली के बारे में आप सभी जानते हो, इसे पढ़ लेना, इसको हाईलाइट कर दिया है। 6-6 महीने में पेपर होते हैं। यदि 2 साल का आपका ये एग्ज़ाम है तो 4 सेमेस्टर होंगे इसमें। ठीक है, और आप सक्रिय बने रहो, इसलिए सेमेस्टर प्रणाली लाई गई है। आप ज्ञान अर्जित करते रहो, ज्ञान लेते रहो, पढ़ते रहो लगातार, इसलिए सेमेस्टर प्रणाली लाई गई है। लेकिन बालक सोच लेते हैं कि हमको क्या करना है यार, जो प्रणाली लाओ, हमको अपने हिसाब से पढ़ना है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। लो अब यहाँ पर ये ऑनलाइन परीक्षा के बारे में पढ़ लो एक बार, कि ऑनलाइन प्रणाली जब से आई है, ऑनलाइन परीक्षा जब से आई है, तब से कितना काम बन गया है, कितना काम बिगड़ गया है, सारी चीज़ में आपको समझ आ जाएगी। कंप्यूटर के द्वारा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो हम लोग बहुत टाइम लगाते थे कुछ काम को करने में, वो कंप्यूटर के द्वारा जल्दी हो जा रहा है। परीक्षा आराम से हो जाती हैं, सारे पेपर सॉफ्ट कॉपी में बन के तैयार हो जाते हैं। आपको ऐसा नहीं है कि आपको कॉपी और पेपर दिया जाए तब आप कर पाओ, यहाँ तो अपने आप ही कंप्यूटर के सामने आप बैठ जाते हो, बस टिक करना होता है, आपको क्लिक करना होता है केवल, है ना। तो कंप्यूटर ने बहुत सारी सुविधाएं की हैं, ऑनलाइन परीक्षा वगैरह सब इससे सुगम हो पाई हैं आराम से। ठीक है, तो इस तरह से आज हमने अपना 203 पेपर पूरा कंप्लीट कर लिया। देखो हमने कोशिश की कोशिश की आपको समझाने की। आप देख लेना, अपने हिसाब से पढ़ोगे तब आपको अच्छी तरह समझ आएगा, वो तो हमने बड़ा हल्का हल्का बताया है केवल। ठीक है, और ये पेपर 203 कंप्लीट हुआ। कल से 202 स्टार्ट करते हैं, जल्दी से पूरा करेंगे क्योंकि जुलाई में आपके एग्ज़ाम होने हैं जल्दी ही। ठीक है, तो आई होप आपको कुछ ना कुछ तो समझ आया ही होगा, अपने आप पढ़ोगे तो आपको पूरा समझ आ जाएगा। ठीक है, यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना, और अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। और एक बात और, बहुत स्ट्रेस मत लीजिए एमएड की परीक्षा के लिए, बहुत टेंशन मत लीजिए, आराम से पढ़ के जाना, जितना याद हो उतना लिख देना, और कुछ बढ़ा चढ़ा कर लिख देना, कोई टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, जैसा कि हमने आपको बताया है कि आपके टोटल 15 क्वेश्चन आएंगे, एक पेपर में 15 क्वेश्चन आएंगे। आपकी 5 यूनिट हैं, 5 यूनिट में से हर एक यूनिट में से 3-3 प्रश्न आने हैं, 3-3 प्रश्न हर एक यूनिट में से। उन प्रश्नों में से एक एक प्रश्न आपको करना है। एक एक प्रश्न, टोटल 5 प्रश्न आपको करने हैं। ठीक है, तो टेंशन बिल्कुल मत लो, आराम से पेपर देना बढ़िया तरह से, पहले पढ़ लो फिर पेपर देना। ओके, चलिए फिर मिलेंगे, बाय, राधे राधे, राम राम, बाय बाय, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए, राम राम।